नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एसएससी के प्रीवियस सॉल्यूशन पर और आज के सेशन में हमने लिया है एसएससी सीजीएल टीयर 1 26 जुलाई 2023 शिफ्ट 3 में आए हुए क्वेश्चन पेपर को। और इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू मैं बताऊंगा कि आने वाले एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आपको किस तरह की स्ट्रेटजी रखनी है, किस तरह के क्वेश्चंस को करते हुए किस बातों को ध्यान में रखना है। इस पूरे क्वेश्चन पेपर का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपकी किस तरह की स्किल्स को, एबिलिटी को डेवलप करना है और किस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 10-12 मिनट में हमें इस पूरे क्वेश्चन पेपर को 25 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 में इंग्लिश के आते हैं और हमें जो है ये 25 क्वेश्चन 10-12 मिनट में करने होते हैं। इससे ज्यादा टाइम हमें इंग्लिश को नहीं देना है। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। ये हमारी वीडियो का आज का इस क्वेश्चन पेपर का पहला सेंटेंस है। पहले सेंटेंस में हमसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन के पार्ट हमें दिए गए हैं 4 ऑप्शन में। इस पूरे सेंटेंस को माय मदर इज ए ऑनेस्ट एंड वेल नोन वुमन इन द सोसाइटी, इस पूरे क्वेश्चन को 4 ऑप्शन में तोड़कर यहाँ पर रखा गया है और बताना है कि कौन से वाले पार्ट में गलती है, कहां पर जो है सेंटेंस एरर कंटेन करता है। तो फटाफट इसको जो है सिंटैक्टिकली एनालाइज कर लेंगे। प्रैक्टिस के दौरान हमें ऐसा करना है कि जो कॉमन एरर्स के क्वेश्चन है उनको सिंटैक्टिकली एनालाइज करना है, देखना है कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर में जो लिखे हुए वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, क्या उनका ऑब्जेक्टिव मीनिंग है और किस तरह की ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को, पैटर्न को वो फॉलो कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जब हम एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम के लिए तैयार होंगे, क्वेश्चन पेपर हमारे सामने होगा तो फिर देखते ही क्रिस्टल क्लियर हमें स्ट्रक्चर सेंटेंस की समझ में आएगी कि कहां पर गलती है, कहां पर सिंटैक्स गलत हो रहा है, कहां पर ग्रामर की स्ट्रक्चर गलत हो रही है और कहां पर सिमेंटिक्स यानी कि मीनिंग गलत हो रहा है। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, इसको फटाफट एनालाइज करेंगे। माई मदर, देखिए मदर नाउन है और माई हो गया डिटर्मिनर, पजेसिव डिटर्मिनर, पूरी की पूरी नाउन फ्रेज होगी जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। यहां तक कोई गलती नहीं है। इज भी सही है, चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था तो इज इसके लिए सही है। इज हो गई यहाँ पर लिंकिंग वर्ब यानी कि मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट यहां पर लिखा हुआ है माई मदर इज अ ऑनेस्ट। देखो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो ऑनेस्ट वर्ड है ये तो एक एडजेक्टिव है और ये आर्टिकल लगाया गया है। आर्टिकल किसी नाउन के लिए लगाया गया होगा और वो नाउन है वुमन। और ऑनेस्ट और वेल नोन दो एडजेक्टिव जो कि दोनों के दोनों वुमन के लिए आए हैं, उनको एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है। चूंकि सिमिलर नेचर के, सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाले एडजेक्टिव थे, इसलिए हमें एंड कंजंक्शन से जोड़ना पड़ा। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो आर्टिकल है हम लगा तो वुमन के लिए रहे हैं, लेकिन लगा किससे पहले रहे हैं? ऑनेस्ट से पहले लगा रहे हैं। एक ऐसे वर्ड से पहले लगा रहे हैं जो कि वोवल साउंड के साथ है। अगर वोवल साउंड के साथ हमारा कोई वर्ड है उससे पहले आर्टिकल लगा रहे हैं तो हमें ए नहीं लगाना है, हमें एल लगाना है। मैं आपको साउंड का बता देता हूं कि किस तरह से एक चीजें काम करती है। देखिए जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे 26 में से 26 जो लेटर है, 26 में से 21 तो हमारे कॉन्सोनेंट है और 5 है हमारे वोवल। ये बचपन की बातें हैं, 5वीं 6वीं क्लास में सिखा दी जाती है, ये सब चीजें आपको पता होंगी। ये हुई लेटर की बात, 26 लेटर। लेकिन जो हमारे साउंड है, जब हम इन लेटर को प्रोनाउंस करते हैं या शब्दों को बोलते हैं तो जो साउंड निकल के आते हैं वो 44 तरह के साउंड निकल के आते हैं लेटर को बोलते हुए। तो हमारे 44 साउंड है। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो 44 साउंड के साथ वो होती है और इस 44 साउंड में से 20 साउंड वोवल के हैं यानी कि वोवल साउंड आता है निकल के, और 24 जो है कॉन्सोनेंट साउंड निकल के आता है। अभी मैं एग्जाम्पल से अपनी बात को क्लियर किए देता हूं। जैसे कि आपने लिखा यूनिट, तो यूनिट जो वर्ड है इसकी शुरुआत तो वोवल से हो रही है। यू क्या है? वोवल है हमारे, ए आई ई ओ यू, ये 5 वोवल होते हैं ना। तो देखिए इस वर्ड की शुरुआत तो वोवल से हो रही है, लेकिन जो साउंड निकल के आ रहा है वो यू से आ रहा है, यूनिट, या से आ रहा है। हिंदी की अगर बात करें तो या से निकल के आ रहा है, यूनिट। तो ये इसका जो साउंड है वो क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड निकल के आ रहा है तो आप एन नहीं आ लगाएंगे। ऐसे ही देख लीजिए, यूनिक कॉन्सोनेंट साउंड के साथ है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ है तो आप क्या लगाएंगे? आर्टिकल लगाएंगे।
यूरोपियन। हालांकि इस वर्ड की शुरुआत वोवल लेटर से हो रही है, लेकिन जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। हम साउंड के हिसाब से ए या एन लगाते हैं, लेटर के हिसाब से नहीं लगाते। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड निकल के आ रहा है तो आप आर्टिकल लगाएंगे। यही दूसरी और मैं लिखता हूं एक वर्ड अम्ब्रेला। अब देखिए वोवल से शुरुआत हो रही है, वोवल लेटर है यू, लेकिन अम्ब्रेला जब हम इसको बोलने आते हैं तो साउंड भी हमारा वोवल निकल के आ रहा है। अगर वोवल साउंड निकल के आ रहा है तो इससे पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा आवर, HOUR। हालांकि वर्ड की शुरुआत एच से हो रही है और एच एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसका जो साउंड निकल के आता है जब हम बोलते हैं तो वोवल साउंड निकल के आता है आवर। तो इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, हमें एल लगाना पड़ेगा। ऐसे ही ऑनेस्ट हो गया हमारा, ऐसे ही ऑनर हो गया हमारा। ये सारे के सारे क्या है, वोवल साउंड के साथ है। अगर वोवल साउंड के साथ कोई भी लेटर है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एन आर्टिकल लगाना पड़ेगा। एक्रोनियम वगैरह का देख लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा FIR, कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो रही है, एक्रोनियम होता है, शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। LIC, HMT, NOC, SBI, X-ray, MLA, FLHNMSX, RTI। अब आप देखेंगे कि ये जो है ना एक्रोनियम है, एक्रोनियम में ये जो आर होता है, एफ होता है, LHNSXM, ये जब इंडिविजुअली बोले जाते हैं, जब इंडिविजुअली प्रोनाउंस किए जाते हैं तो उनकी जो साउंड होती है वो वोवल साउंड होती है। तो इनसे पहले अगर आपको लगाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा। NFIR, NLIC पॉलिसी, NRTI पिटीशन, NHMT वॉच, NNOC सर्टिफिकेट, NSBI एम्प्लॉय, एक्सरे रिपोर्ट, NMLA। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड आपके सामने आते हैं उनसे पहले एन आर्टिकल लगाए, साउंड पर फोकस करें ना कि लेटर पर। माई मदर इज एन ऑनेस्ट एंड वेल नोन वुमन इन द सोसाइटी, इन प्रीपोजिशन हो गया, द सोसाइटी उसका ऑब्जेक्ट हो गया, सोसाइटी उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो कहां पर कौन से वाले पार्ट में गलती बताओगे, थर्ड ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़ोगे। ठीक है, हमें एक सेंटेंस अरेंजमेंट दिया है, एक ही सेंटेंस है ये, माय मदर कम्स, 3-4 सेंटेंस हमें दिए हुए हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का सेंटेंस भी हो सकता है। हमें इसको अरेंज करना है, 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। कई बार ग्रामर भी आपकी हेल्प कर देती है। पहला स्टेटमेंट S1 और S6 फिक्स है, ABCD इन 4 ऑप्शन, इन जो 4 स्टेटमेंट आपको दिए हैं इनको आपको अरेंज करना है और बताना है कि क्या पैटर्न होना चाहिए, किस तरह का पैटर्न होना चाहिए। अ मूवमेंट कम्स, अ मूवमेंट सब्जेक्ट हो गया, कम्स हो गई मेन वर्ब, इतना जो है स्टेटमेंट 1 में फिक्स है और ये लास्ट वाला फिक्स है। तो S1 के बाद कौन सा आना चाहिए ये देखना पड़ेगा। हमें एक बार हमें पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए सब्जेक्ट और उसका वर्ब लिखी हुई है, उसके बाद लिखा हुआ है लॉन्ग सप्रेस्ड। सप्रेस्ड को आपको देखकर लग रहा होगा या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, और लॉन्ग होता है एक एडवर्ब। यहां से कोई नोटिसेबल हिंट हमें नहीं मिला। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे पढ़ लेते हैं, एंड व्हेन द सोल ऑफ ए नेशन। अब यहां पर आप देखते हैं कि ये जो एंड कंजंक्शन है, एंड एक कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है जो कि सिमिलर रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए लगाया जाता है। और एंड के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक व्हेन क्लोज लिखी हुई है, एक ऐसी क्लोज लिखी हुई है जिसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज कंसीडर करते हैं, टाइम बताने के लिए यूज किया। तो एंड कंजंक्शन के बाद एक व्हेन क्लोज लिखी है, टाइम क्लोज लिखी है, तो इसका मतलब एंड कंजंक्शन एक टाइम क्लोज को किसी दूसरी टाइम क्लोज से जोड़ रहा होगा। तो हमें अब इस यहां पर पूरे पैराग्राफ में जो भी है ये एक दूसरी टाइम क्लोज ढूंढनी चाहिए जिसको जोड़ने के लिए हमने एंड कंजंक्शन लगाया होगा। इस टाइम क्लोज को उस दूसरी वाली टाइम क्लोज से जोड़ने के लिए हमने एंड कंजंक्शन लगाया है, वो कहां है, वो रही ये डी स्टेटमेंट में। सीधी नजर गई मेरी डी स्टेटमेंट में व्हेन को देखकर,
when we step out from the old to the new, comma when an age ends। तो यहां से पता चलता है कि डी के बाद बी होना चाहिए। इतनी सीक्वेंस हमारी समझ में आ गई कि इस वाली व्हेन क्लोज को और इस वाली व्हेन क्लोज को जोड़ने के लिए हमने एंड कंजंक्शन लगाया होगा। यहां से हमें एक सीक्वेंस मिल गया कि डी के बाद बी होना चाहिए। अब देख लेंगे कि डी के बाद कहां है, किस ऑप्शन में है। इस ऑप्शन में डी के बाद बी नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, इसकी पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई, इसकी पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई, बची इसकी पॉसिबिलिटी कि सी डी बी ए हो सकता है क्या। अब इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि बाकी की चीजें, बाकी के जो स्टेटमेंट है ए में क्या है, वो लास्ट में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। इस टाइप की चीजें देखने की कोशिश करेंगे, इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। डी के बाद बी हो गया। सी में क्या लिखा हुआ है, विच कम्स बट रेयरली इन द हिस्ट्री। अब देखिए, अ मूवमेंट कम्स और फिर विच कम्स बट रेयरली इन द हिस्ट्री। विच को आप देखोगे तो विच एक तरह से रिलेटिव प्रोनाउन के फंक्शन में लगाया गया है। हालांकि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले उसका एंटीसीडेंट होता है, लेकिन यहाँ पर कोई एंटीसीडेंट लिखा नहीं है कि हम सी से शुरुआत करने की कोशिश करें। हो भी सकती है, लेकिन यूजुअली जो है ग्रामर इस तरह से काम नहीं करती है, थोड़ा सा अनयूजुअल वे में लिखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं क्या होना चाहिए। क्या ए स्टेटमेंट लास्ट में आ सकता है? आप देखिए बी स्टेटमेंट में एक चीज और नोटिस करेंगे कि बी स्टेटमेंट में ये चीजें आपको पकड़नी पड़ेंगी, ये हिंट आपको पकड़ने पड़ेंगे। कई बार ग्रामर की स्ट्रक्चर से आपको हेल्प मिल जाती है, जैसे एंड कंजंक्शन को देखकर आपको हेल्प मिल गई कि एंड कंजंक्शन दो सिमिलर रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ेगा, तो दो सिमिलर रैंक की स्ट्रक्चर हमने देख ली, उन दोनों को जोड़ दिया। लेकिन कई बार हिंट आपको खोजने पड़ेंगे, और ये खोज आप तभी सकते हैं, ढूंढ आप तभी सकते हैं जब आपको पढ़ने की, समझने की आदत पड़ी हो। आप देखेंगे कि ये जो बी स्टेटमेंट है, इसमें जो लिखा हुआ है व्हेन द सोल ऑफ ए नेशन, ये व्हेन द सोल ऑफ ए नेशन जो है, ये द सोल ऑफ ए नेशन जो है, ये एक सब्जेक्ट फ्रेज है। ये सब्जेक्ट ही तो है, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट ही तो लिखा होगा। अब अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका प्रेडिकेट भी कहीं होगा, वो पार्ट भी होगा जिसमें कहीं वर्ब वगैरह होगी। प्रेडिकेट का मेन पार्ट वर्ब भी होता है, तो हमें वो हिस्सा ढूंढना चाहिए कि वर्ब कहाँ है इसकी। इसकी वर्ब है फाइंड्स अ ट्रेस, ये इसकी वर्ब है। लॉन्ग सप्रेस को मैं इसकी वर्ब क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि आप पूरे पैराग्राफ को देखिए, जितने भी सेंटेंस है सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिए गए हैं। कम्स यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये वाला कम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगी है, यानी कि पूरे के पूरे पैराग्राफ में सारे सेंटेंस में प्रेजेंट का सिनेरियो एक्सप्रेस किया गया है, प्रेजेंट के टाइम से रिलेवेंट बात की जा रही है। अगर हम सप्रेस को इसका प्रेडिकेट मानते हैं, द सोल ऑफ ए नेशन लॉन्ग सप्रेस, तो समस्या ये हो जाएगी कि एंड कंजंक्शन से हम एक प्रेजेंट के टाइम को और एक पास्ट के टाइम को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ग्रामर इस तरह से काम नहीं करती है। अब इसका मतलब ये क्या है कि जो सप्रेस्ड है, ये मेन वर्ब ना होकर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव है, इसीलिए लॉन्ग एक एडवर्ब के रूप में इससे पहले लगा है, इसको मॉडिफाई करने के लिए। अब ये जस्टिफाई किया जा सकता है कि बी के बाद ए आ जाए और ये लॉन्ग सप्रेस्ड यहां पर लिखा जाए, द सोल ऑफ ए नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड। अब ये सप्रेस जो है ना, इस नेशन के लिए एडजेक्टिव हो गया, और इस एडजेक्टिव से पहले लग गया इसका एडवर्ब। सब्जेक्ट था ये, और इस सब्जेक्ट का अब मेन वर्ब आ गई, ये प्रेडिकेट आ गया ये। इस हिसाब से हमारा सी डी बी ए ठीक बैठ रहा है, सही सही सीक्वेंस हमने चूज किया है। हालांकि एक या दो हिंट भी हमें मिल जाते हैं तो हम अपने ऑप्शन को चूज आउट कर सकते हैं, चुन सकते हैं। लेकिन मेरा काम है आपको समझाने का कि मैं एक एक चीज को, एक एक हिंट को आपको निकाल के बताऊं कि आपको अपनी खोपड़ी किस तरह से चलानी है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तीसरे में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हमें एक ऐसा सेंटेंस छांटना है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर ना हो। ठीक है, मनीषा सही लिखा है, गॉड सही लिखा है, ओवरवेल्म सही लिखा है, ट्रीमेंडस गलत हो गया। हमें कौन सा स्टेटमेंट छांटना है, कौन सा ऑप्शन छांटना है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर ना हो, नो स्पेलिंग एरर। इसमें तो स्पेलिंग एरर मिल गई, अब इसे यहीं छोड़ दो, आगे बस टाइम वेस्ट मत करो। मनीषा ठीक लिखा है, ओवरवेल्म सही लिखा है, ट्रीमेंडस सही लिखा है, ऑफर सही लिखा है, कंपनी सही लिखा है। बड़े बड़े शब्दों को देखा करो। वर्क सही लिखा है, कोलैबोरेशन सही लिखा है, इंटरनेट सही लिखा है, पर्सनल सही लिखा है। हमारा यही आंसर होगा।
बाकियों को देखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपने इन शब्दों को ध्यान से देखा है तो। जल्दी जल्दी में देखा है तो एक बार देखने की आवश्यकता इनको पड़ सकती है। मनीषा सही लिखा है, ओवरवेल्म गलत हो गया। अब इस ऑप्शन को यहीं छोड़ दो, आगे टाइम वेस्ट मत करो। मनीषा सही लिखा है, गॉड सही लिखा है, ओवरवेल्म सही लिखा है, ट्रिमेंडस सही लिखा है, ऑफर सही लिखा है, कंपनी सही लिखा है, कोलैबोरेशन गलत हो गया। यही छोड़ दो इस ऑप्शन को। थर्ड का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा गया है? एक ईडियम आपको दिया गया है और इस ईडियम का मीनिंग बताना है। इन अ सूप का मतलब होता है इन ट्रबल। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये मैं आपको इसलिए दिखा देता हूँ इमेजेस, ताकि आपको चीजें ज्यादा समय तक ध्यान रहे। यहाँ पर एक कटोरा रखा हुआ है, उस कटोरे में सूप है, इस कार्टून को यहाँ पर बिठाया हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है इन अ सूप या इन द सूप, के मतलब ये ट्रबल में है। इन अ सूप का मतलब हो गया इन ट्रबल। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो वोकैबुलरी है, आपको जो है मेमोराइज करनी ही पड़ेगी, इसमें टीचर ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एक अंडरलाइन वर्ड आपको दिया गया है, उसका एंटोनियम बताना है। देखिए, अगर आपको इस वर्ड का एक्यूरेट एग्जैक्ट मीनिंग पता है तब इस स्टेटमेंट को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं है, पढ़ भी लोगे तो ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी कई बार बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए होते हैं आपके टाइम को वेस्ट कराने के लिए। तो मेरा कहना ये है, मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको इस वर्ड का एक्यूरेट एग्जैक्ट मीनिंग पता है तो स्टेटमेंट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये स्टेटमेंट आपको दो सिचुएशन में पढ़ना पड़ेगा। पहली सिचुएशन तो ये कि आपको इस वर्ड का मीनिंग ही ना पता हो, पता भी हो तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो। अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तब आप इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़कर इस वर्ड के मीनिंग का अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे और फिर आप जो भी ऑप्शन आपसे मांगा है, सिनोनियम मांगा है सिनोनियम, एंटोनियम मांगा है एंटोनियम, वो ऑप्शन आप चूज करेंगे। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको इस वर्ड का मीनिंग तो पता है, लेकिन जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाले ऑप्शन आपको दे दिए। तब उस सिचुएशन में आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, ये पता लगाने के लिए कि इस वर्ड का इस कंटेक्स्ट में, इस सेंटेंस के कंटेक्स्ट में एक्चुअल मीनिंग क्या है। इस सेंटेंस के कंटेक्स्ट में एक्चुअल मीनिंग ये है और इस मीनिंग के हिसाब से फिर आपको सिनोनियम या एंटोनियम यहां से ढूंढना पड़ेगा। इन दो सिचुएशन में आपको स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। प्रेज का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, अक्लेम का मतलब होता है टू प्रेज, टू प्रेज समवन फॉर देयर एक्शन और बिहेवियर। किसी ने कुछ ऐसा कर दिया, किसी का बिहेवियर ऐसा है तो उसको पब्लिकली जोर जोर से आप अक्लेम कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं। टू प्रेज समवन एंथुजियास्टिकली और पब्लिकली, किसी पर्सन को उसकी हरकतों के लिए, उसने कुछ एक्टिविटी कर दी या उसने कुछ ऐसा बिहेव कर दिया एंथुजियास्टिकली, जोश के साथ, पब्लिकली, सबके सामने आप उसको प्रेस कर रहे हैं। तो ये तो इसका सिनोनियम हो गया, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। रिबुक, रिबुक का क्या मतलब होता है? रिबुक का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज और टू स्पीक एंग्रीली। To criticize someone or to speak angrily to someone because of their behavior और एक्शन। किसी का कोई ऐसा बिहेवियर है, किसी ने कोई ऐसा एक्शन कर दिया, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया कि आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हड़का रहे हैं, तो आप उसको क्या कर रहे हैं? रिबुक कर रहे हैं। अब देखिए, प्रेज का हमसे एंटोनियम पूछा था, उसके अपोजिट मीनिंग में ये है, रिबुक है, तो हमारा ऑप्शन ये हो सकता है। लेकिन बाकी के जो है वर्ड उनको भी हम देख के चलेंगे। डिफेंड का मतलब क्या होता है? डिफेंड का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट समवन और समथिंग अगेंस्ट क्रिटिसिज्म और एन अटैक। किसी पर्सन को, किसी भी चीज को किसी अटैक से, किसी क्रिटिसिज्म से प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना होता है। टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट someone or something against an attack or criticism। ठीक है,
तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होना है। असोल्ट का मतलब क्या होता है? असोल्ट का मतलब होता है टू अटैक, टू अटैक यूजिंग फिजिकल फोर्स, फिजिकल फोर्स। वर्ब भी हो जाती है, नाउन भी, इसी मीनिंग में। आगे चल लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? एंटोनियम बताना है इंटेंशनल। इंटेंशनल जो वर्ड है ये बना है इंटेंशन से। मैं वो सारा बता देता हूं। इंटेंशनल, इंटेंशनल जो वर्ड है वो बना है इंटेंशन से। इंटेंशन वर्ड बना है इंटेंट से, और इंटेंट जो वर्ड है वो बना है इंटेंट से। इंटेंट, इंटेंट जो है वर्ब है, वर्ब के फंक्शन में होता है, और इसका मीनिंग है टू एम टू डू समथिंग, टू एम टू डू समथिंग, या टू हैव एन एम और पर्पस इन माइंड। अपने दिमाग में किसी पर्पस को, किसी एम को रखना। टू एम टू डू समथिंग है टू हैव एन एम और पर्पस इन योर माइंड। इंटेंट का मतलब क्या है? इंटेंट है नाउन। इंटेंट वर्ब हो गई, इंटेंट से बना इंटेंट, इंटेंट है नाउन। इंटेंट का मतलब है द गोल और पर्पस बिहाइंड एन एक्शन। आपका जो कोई भी एक्शन होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है, उसके पीछे जो आपका गोल है, जो आपका पर्पस है, उसको कहा जाता है इंटेंट। द गोल और पर्पस, ये इतना खोल के आपको इसलिए बताता हूं चीजों को कि आपको इस तरह से सीखने की, समझने की आदत पड़े। इंटेंशन भी नाउन है, इंटेंट भी नाउन है। अगर किसी क्लोज टेस्ट में, किसी फिल इन द ब्लैंक्स में इंटेंशन और इंटेंट दोनों लिख के आ गए ना, कंफ्यूज हो जाओगे। द गोल और पर्पस बिहाइंड एन एक्शन। इंटेंशन का क्या मतलब है? इंटेंशन भी नाउन है। इंटेंशन का मतलब है योर मेंटल स्टेट रिप्रेजेंटिंग योर कमिटमेंट टू डू समथिंग। आपकी जो मेंटल स्टेट होती है, जो रिप्रेजेंट करती है कि आपको कुछ करना ही है, आपके कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करती है, उस मेंटल स्टेट को कहा जाता है इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब हो गया मेंटल स्टेट रिप्रेजेंटिंग योर कमिटमेंट टू डू समथिंग, टू डू समथिंग। इंटेंशनल का मतलब क्या है? इंटेंशनल का मतलब है डन विद प्लान। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको प्लानिंग करके किया गया हो, इंटेंशन के साथ किया गया हो, कमिटमेंट के साथ किया गया हो, उसको इंटेंशनल कहते हैं। इंटेंशनल एक्टिविटी कहते हैं। इंटेंशनल एक एडजेक्टिव है। डन विद प्लान या इंटेंशन। डेलिब्रेट इसका एक सिनोनियम हो जाता है। डेलिब्रेट इंटेंशनल का सिनोनियम है। इंटेंशनल से बन जाएगा इंटेंशनली, इंटेंशनली जो कि एडवर्ब के फंक्शन में होगा। डेलिब्रेटली, तो इंटेंशनल का मतलब है प्लान्ड एक्शन, या किसी ऐसी एक्टिविटी को रिफर करेगा जिसको आपने प्लान करके किया हो। इसका एंटोनियम हो जाएगा अनप्लान्ड। कॉर्डियल का क्या मतलब होता है? ये बाकी के 3 ऑप्शन तो नहीं होने हैं, बट हम वोकैब भी तैयार करके चलेंगे। कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली। कॉर्डियल एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है फ्रेंडली, या फिर इसका मतलब हो सकता है स्ट्रांगली फेल्ट। कोई ऐसी फीलिंग जो बहुत ही स्ट्रांगली फील की गई हो, फेल्ट की गई हो, उसको हम कॉर्डियल फीलिंग कह सकते हैं। अमायबल का क्या मतलब होता है? अमायबल भी एक एडजेक्टिव है। अमायबल का मतलब भी फ्रेंडली होता है। फ्रेंडली हो, प्लीजेंट हो, प्लीजेंट बिहेवियर के किसी पर्सन को अमायबल कह सकते हैं। कोई एनवायरमेंट है, आप कहीं किसी होटल के रूम में गए और वहां पे बहुत ही प्लीजेंट फील किया आपने। आप किसी गार्डन में गए, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां पर आपने बहुत ही प्लीजेंट फील किया, आप कह सकते हैं वहां का जो एनवायरमेंट है
चारों तरफा की चीजें हैं वो अमायवल है। अमायवल का मतलब फ्रेंडली, प्लीजेंट या गुड नेचर, गुड नेचर्ड। इनएनिमेट का क्या मतलब होता है? देखिए इनएनिमेट बना है एनिमेट से, और एनिमेट बना है अनाइम से। अनाइम जो है रूट वर्ड है। अब अनाइम जो है वो एक जापानीज टेक्निक है कैरेक्टर्स को, पिक्चर्स को इस तरह से बनाने की। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज अनाइम। अनाइम एक फॉर्म ऑफ एनिमेशन है जो जापान में ओरिजिनेट हुई है। बहुत सारे जॉनरे, बहुत सारे स्टाइल जिसमें आ जाते हैं, इन कैरेक्टर्स को हम एनिमेशन या अनाइम कह देते हैं। एनिमेशन तो वो पूरा का पूरा जो है एक स्टाइल हो गया, अनाइम इन कैरेक्टर्स को कह देते हैं। आपसे अगर कोई पूछे क्या है अनाइम, तो उनको बता देना कि ये बनाए गए कैरेक्टर्स जो बोलते हैं, चलते फिरते हैं, इंसानों की तरह लगते हैं, इंसानों को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह के कैरेक्टर्स को अनाइम कह देते हैं। देखिए कोई रियल लड़की का फोटो थोड़ी ना है, ये क्या है? अनाइम है। तो अनाइम का मतलब होता है वो कैरेक्टर जिसमें जान डाल दी गई हो, हैविंग लाइफ। तो यहीं से एनिमेट का मीनिंग निकल के आता है। एनिमेट है एडजेक्टिव, एनिमेट है एडजेक्टिव, एनिमेट एडजेक्टिव, हैविंग लाइफ, हैविंग लाइफ कुछ भी ऐसा जिसमें लाइफ हो, जिसमें जान डाल दी गई, या अलाइव, फुल ऑफ एनर्जी, उसको कहते हैं एनिमेट। इनएनिमेट का मतलब क्या हो गया? इनएनिमेट का मतलब इसका उल्टा हो गया। इनएनिमेट का मतलब नॉट अलाइव, नॉट अलाइव, जो जिंदा ना हो। ठीक है, ये तो हो ही गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे चल लेते हैं 7वें क्वेश्चन पर। क्या पूछा गया है? अबेंडन का एंटोनियम पूछा गया है। अबेंडन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अबेंडन का मतलब है टू लीव अ प्लेस, पर्सन और थिंग फॉर एवर। फोरसेक, फोरसेक या टू फोरसेक, चूंकि वर्ब है, अबेंडन भी वर्ब है, फोरसेक इसका सिनोनियम है। क्विट, क्विट का मतलब भी लीव करना ही होता है, गिव अप कर देना होता है। कोई काम आप कर रहे थे, आपने उस काम को छोड़ दिया, यार मेरे बस की बात नहीं, आपने क्या कर दिया? क्विट कर दिया। तो ये तो इसका सिनोनियम एंटोनियम हो नहीं सकता, ये तो सेम ही मीनिंग का है। अच्छा, अबेंडन का एक ही और सिमिलर सा मीनिंग लिखवा दे रहा हूं, मतलब इसी मीनिंग को दूसरे शब्दों में लिखवा रहा हूं, बस ये समझ लो। अबेंडन का मतलब है टू स्टॉप डूइंग समथिंग बिफोर फिनिशिंग इट। आप कोई काम कर रहे थे, उस काम को खत्म करने से पहले ही आपने छोड़ दिया, परेशान होके छोड़ दिया, मन नहीं किया, जो भी रीजन रहा हो। टू स्टॉप डूइंग समथिंग बिफोर फिनिशिंग इट, तो आपने उस काम को लीव ही कर दिया, और वही मैंने यहां पर लिखा है, टू लीव अ थिंग फॉर एवर। सरेंडर भी इसका ऑलमोस्ट सिमिलर से मीनिंग को कन्वे कर रहा है कि आपने किसी काम को छोड़ दिया, मतलब आपने सरेंडर कर दिया कि मेरे से नहीं हो रहा। तो ये भी इसका एंटोनियम तो नहीं हो सकता। शॉर्टन, शॉर्टन का मतलब है टू मेक समथिंग शॉर्ट, टू मेक समथिंग शॉर्ट। ये मेरे हाथ में पेन है, मैं इसको छोटा कर सकता हूं, शॉर्ट कर सकता हूं इतने से काट के। तो ये तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड है। कंटिन्यू, कंटिन्यू इसका एंटोनियम हो जाएगा। यहाँ पे आपने किसी एक्टिविटी को छोड़ दिया था, यहाँ पे आप कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको लगातार कर रहे हैं। कंटिन्यू वर्ब के फंक्शन में भी आ सकता है। तो यहाँ पर 7वें का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आपको एंटोनियम बताना था, कंटिन्यू। 8वां क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, फिर से एक पैराजंबल आपको दिया गया है, सेंटेंसेस को अरेंज करना है, ABCD 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, पढ़ना है, समझना है, क्लूज को ढूंढकर निकालना है, और एक मीनिंगफुल लॉजिकल सीक्वेंस आपको बतानी है जो इन 4 ऑप्शंस में से कहीं पर लिखी हुई है, कोई एक है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द 1995 वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट हैड आल्सो एम्फेसाइज्ड। यहीं पर थोड़ा सा रुकिए। देखिए इस तरह के वर्ड्स पर जरा ध्यान दिया करो। ऑल्सो का मैंने कई बार अपने, जो मैं कॉमन एरर्स वगैरह के सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेशन कराता हूं, तो मैंने कई बार बताया है
कि ऑल्सो एक ऐसा एडवर्ब है जो किसी इंफॉर्मेशन को एडिशनल इंफॉर्मेशन रिफर करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर हमने एम्फेसाइज वर्ब से पहले ऑल्सो को लगाया है तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाला जो एम्फेसिस है ये एक एडिशनल एम्फेसिस है, ये इंफॉर्मेशन एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो किसी दूसरे इंफॉर्मेशन के एडिशन में तो है, किसी दूसरे इंफॉर्मेशन से रिलेट करके ही तो एडिशनल है। मतलब इससे पहले वो इंफॉर्मेशन आनी चाहिए जिसके एडिशनल में ये स्टेटमेंट है, ये इंफॉर्मेशन है। अब वो पूरे पैराग्राफ में, पूरे चारों स्टेटमेंट में ढूंढेंगे कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसके एडिशनल में ये स्टेटमेंट हो सकता है। फिर भी एक बार इसको पढ़ लेते हैं, आगे हो सकता है एक क्लोर मिल जाए। The 1995 World Summit for Social Development had also emphasized the pivotal role of women in eradicating poverty and mending the social family. और कोई मुझे हिंट यहां से नहीं मिला, आगे चल लेते हैं। Women are rational in approach, careful in handling situations and want to do things as best as possible. कोई मुझे easily noticeable हिंट यहां से भी नहीं मिला, आगे चल लेते हैं। The fourth World Conference of Women held in Beijing in September 1995 had emphasized पर जरा फिर से गौर करो। ऊपर मैंने क्या बताया था कि ये वाला जो एम्फेसिस है, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है किसी दूसरे के एडिशन में है। इससे पहले वो स्टेटमेंट आना चाहिए जिसके एडिशन में ये हो सकता है। पहले वो इंफॉर्मेशन, फिर जो एडिशनल में है उसको बताएंगे। और वो इंफॉर्मेशन जिसके एडिशन में ए हो सकता है वो है सी में। सी में फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन ने, जो कि हेल्ड की गई है सितंबर 1995 को बीजिंग में, उसने कुछ एम्फेसाइज किया है that no enduring solution of society's most threatening social, economic and political problems could be found without the participation and empowerment of the women. ये जो है उन्होंने एम्फेसाइज किया है। इसके एडिशन में ए वाली इंफॉर्मेशन है, तो एक सीक्वेंस हमें समझ में आता है कि सी के बाद ए होना चाहिए। एक सीक्वेंस हमें यहां से मिल गया कि पहले ये वाली इंफॉर्मेशन आएगी, फिर इसके एडिशन में जो है वो वाली इंफॉर्मेशन आएगी। कि इसी तरह का कुछ सिमिलर सा 1995 वर्ल्ड समिट ने भी जो है एम्फेसाइज किया है। तो सी एक लॉजिकल सीक्वेंस हमें यहां से मिला, मीनिंग के आधार पर मिला। फर्स्ट ऑप्शन में कहीं सी ए नहीं है तो इसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। यहां पर सी ए है, एक इस ऑप्शन की पॉसिबिलिटी बची, यहां पर कहीं पर सी ए कॉम्बिनेशन नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई। यहां पर सी ए है तो एक इसकी पॉसिबिलिटी बची। अब एक स्टेटमेंट और बचा है पढ़ने के लिए, उसे पढ़ेंगे। Today's woman is a highly self-directed person, alive to the senses of her dignity and the importance of her functions in the private domestic domain and the public domain of the world of one. देखिए यहां से भी कोई इजीली नोटिसेबल हिंट मुझे नहीं मिल रहा है। कई बार सेंटेंस अरेंजमेंट को, पैराजंबल को इसी तरह का दिया जाता है कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स ज्यादा से ज्यादा यूज हो, ग्रामर आपकी कोई ज्यादा हेल्प ना कर सके, वोकैबुलरी आपकी कोई ज्यादा हेल्प ना कर सके। अगर किसी बच्चे को पढ़ने समझने की आदत है, कोई अगर पढ़ समझ पा रहा है तभी वो इसको कर पाएगा। लेकिन आप चौथे स्टेटमेंट को, ये जो बी स्टेटमेंट है, इनमें एक चीज देखिए कि ये जो बी स्टेटमेंट है इसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है, वुमन सब्जेक्ट है हमारा। बी स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है वो वुमन है, वुमन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, बाकी का सारा जो बचा है प्रेडिकेट। तो वुमन सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। फोर्थ स्टेटमेंट में आप देखेंगे तो फोर्थ स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है वो भी हमारा वुमन है। फोर्थ स्टेटमेंट भी टुडेज वुमन के बारे में बात की गई है। एक ही सब्जेक्ट, एक जैसे सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट या सिमिलर सब्जेक्ट के बारे में दी जाने वाली इंफॉर्मेशन को लॉजिकली और यूजुअली किसी भी भाषा में एक साथ बताया जाता है। आप किसी को अगर कोई इंफॉर्मेशन दोगे तो अगर आप वुमेन के बारे में बता रहे हो तो एक दो स्टेटमेंट पहले वुमेन के बारे में बताओगे। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले आपने वुमेन के बारे में बताया, फिर आपने फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ने ये किया, फिर उसने ए में ये किया, फिर इसने ये किया। अगर आप वुमेन के बारे में बता रहे हो तो वुमेन के बारे में बताओगे। यहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि पॉसिबली बी और डी को एक साथ रखा जाना है। अब बी के बाद डी होगा या डी के बाद बी होगा, ये यहां से भी क्लियर नहीं हो रहा। बी के बाद डी होगा या डी के बाद बी होगा, ये क्लियर नहीं हुआ। मैं इतनी बात कह रहा हूं कि यहां पर जो सब्जेक्ट है वुमन है
और वुमन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है और यहाँ पर भी वुमन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो यूजुअली और मोस्ट पॉसिबली इन दोनों स्टेटमेंट को एक साथ रखा जाना है और ये दोनों स्टेटमेंट हमें इस दूसरे वाले ऑप्शन में एक साथ मिलते हैं। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो पहले उसने बी स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस किया, वुमन के बारे में बता दिया, फिर वो फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ने क्या किया ये बताने चला गया। हालांकि है पूरा पैराग्राफ ही हमारा वुमन के ऊपर, लेकिन हमारे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट यहाँ पर वुमन नहीं है। यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है कि फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमन ने क्या किया, उसने क्या एम्फेसाइज किया। तो ये एक लॉजिकल मेथड नहीं होता इंफॉर्मेशन देने का, इसीलिए मैं इस ऑप्शन को चूज नहीं करूंगा। फोर्थ ऑप्शन को मैं इसीलिए चूज नहीं करूंगा, मैं चूज करूंगा सेकंड ऑप्शन को और यही ऑप्शन सही है, डी बी सी ए। पहले हमने एक चीज और देखिए कि हमारा जो पूरा पैराग्राफ है उसका जो मेन सब्जेक्ट है वो टूडेज वुमेन ही है, आज की वुमेन पर बात की गई है और चूंकि टूडेज वुमेन हमारा डी स्टेटमेंट में है तो मोस्ट पॉसिबली डी स्टेटमेंट हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होना चाहिए, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होना चाहिए पूरे पैराग्राफ का, क्योंकि हमारे जो पूरे इसकी थीम है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे पैराग्राफ की क्या थीम होनी चाहिए तो इस पूरे पैराग्राफ की थीम यही लिखी है, टूडेज वुमेन को ही, टूडेज वुमेन पर ही बात की गई है। पहले यहाँ पर टूडेज वुमेन के बारे में बताया, फिर उसी वुमेन के बारे में यहाँ पर बताया, बस यहाँ पर टूडे नहीं लिखा चूंकि यहाँ पर लिख दिया था। फिर उसके बारे में उसने सी में बताया कि फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन ने ये किया है और ऐसा ऐसा किया है, सारा का सारा जो है वुमेन के ऊपर, वुमेन सेंट्रिक इंफॉर्मेशन दी गई है। तो 8वीं का दूसरा ऑप्शन हो जाना चाहिए और ये बातें जो है भैया कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इंप्रूव करो तभी समझ में आएगी। मैं कोई लॉलीपॉप आपको नहीं पकड़ा सकता हूं, पढ़ने की समझने की आदत डालिए। Select the most appropriate option that can substitute the underlined words in the given sentence. Given sentence में जो underlined words हैं, हालांकि मैं उनको हाईलाइट भी कर देता हूं, आपको ठीक है आसानी से दिखे समझे, और यहाँ पर एस्थेटिक रीजंस भी है, मैं चाहता हूं कि मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी दिखे। हालांकि सेंटेंस पर आइए, एक अंडरलाइन फ्रेज आपको दी गई है, अंडरलाइन वर्ड्स आपको दिए गए हैं, अंडरलाइन वर्ड्स आपको ऐसे दिए रहेंगे क्वेश्चन पेपर में और आपको इनका सब्स्टिट्यूट बताना है क्या हो सकता है। कंप्लीट एंड ब्लैटेंट लाई, ब्लास्फेमस, हुपर, फाल्सूट, परजुरी। ब्लास्फेमस का मतलब क्या होता है? ठीक है, ब्लास्फेमस का मतलब होता है द एक्ट ऑफ शोइंग disrespect towards something sacred और holy। कोई भी ऐसा या कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा कल्चर या कोई भी ऐसी आइडियोलॉजी, थॉट, प्रोसेस, ट्रेडिशन जिसको बहुत पवित्र माना जाता हो, सेक्रेड माना जाता हो, होली माना जाता हो, उसके अगेंस्ट या उसके लिए डिसरिस्पेक्ट शो करना ब्लास्फेमस एक्ट होता है, ब्लास्फेमी होती है। जैसे किसी रिलीजियस बुक के अगेंस्ट आप कुछ गलत कह दो, ब्लास्फेमस एक्ट हो गया। किसी ईश्वर के, किसी गॉड के अगेंस्ट आप कुछ कह दो, ब्लास्फेमस एक्ट हो गया। किसी रिलीजियस साइट के अगेंस्ट आप कुछ कह दो पब्लिकली, एक ब्लास्फेमस एक्ट हो गया। जुडिशरी के अगेंस्ट आप कुछ कह दो, अगेंस्ट मतलब क्रिटिसिज्म का, क्रिटिसाइज कर सकते हैं बट उसकी एक लिमिट है, उसको डिसरेस्पेक्ट शो नहीं कर सकते। अगेंस्ट कहने का मतलब क्रिटिसाइज करना नहीं है। जो मैच्योर डेमोक्रेसी है वहां पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं बट डिसरेस्पेक्ट एक अलग चीज है। तो डिसरेस्पेक्ट अगर आप शो करते हो किसी भी ऐसी चीज के अगेंस्ट टुवर्ड्स जो कि बहुत ही सेक्रेड या होली मानी जाती है उस लैंड में, उस जमीन पर, उस इलाके में, तो वो एक ब्लास्फेमी हुई, ब्लास्फेमस एक्ट हुआ। तो क्या ये पूछा है कंप्लीट एंड ब्लेटेंट लाई को ब्लास्फेमी कहते हैं? नहीं। हुपर का मतलब क्या होता है? देखिए, हुपर नॉर्थर्न यूरेशिया और ग्रीनलैंड में पाए जाने वाले व्हाइट स्वान को, ये जो हंस होता है इस टाइप का स्वान, इसको कहते हैं हुपर। ये है हुपर, इसके अलावा हुपर का कोई मतलब नहीं होता। फाल्सूट का क्या मतलब होता है? फाल्सूट का मतलब होता है अ लाई, एक झूठ, या द स्टेट ऑफ बीइंग
फॉल्स। किसी चीज के फॉल्स होने के स्टेट को फॉल्सहुड कहते हैं। तो यही तो पूछा है आपसे, तो आपका सही ऑप्शन हो गया थर्ड। परज्यूरी का क्या मतलब होता है? परज्यूरी बहुत अच्छा वर्ड है। परज्यूरी का मतलब क्या होता है? परज्यूरी का मतलब होता है द एक्ट ऑफ टेलिंग ए लाई इन अ कोर्ट ऑफ लॉ आफ्टर टेकिंग एन ऑफिशियल ऑथ। किसी कोर्ट में, किसी अदालत में झूठ बोलने के एक्ट को परज्यूरी कहा जाता है। वो भी तब जब आपने सच बोलने की ओथ ले ली हो। मैं आपको कंटेक्स्ट दिखाता हूं। देखिए, आपने फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा कि जब किसी कन्विक्ट को किसी कोर्ट ऑफ लॉ में लाया जाता है, उससे कोई पूछताछ की जाती है, किसी विटनेस को लाया जाता है कुछ भी पूछने के लिए, समझने समझाने के लिए, तो उसको एक ऑफिशियल ओथ दी जाती है। अब वो ऑफिशियल ओथ किसी भी प्रकार से हो सकती है। किसी रिलीजियस या होली बुक पर हाथ रखकर कसम दिला दी, मैं गीता ही कसम खाए कहता हूँ, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हिंदी फिल्मों में आपने खूब इस तरह का देखा होगा। हालांकि ऑफिशियल ओथ और कई तरीके से ली जा सकती है। पूरा एक एक्ट होता है, पूरा एक प्रोसीजर होता है, कई तरीके से इसको लिया कराया जा सकता है। ऑफिशियल ओथ लेने के बाद अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है कोर्ट में, तो उसके इसी झूठ बोलने की एक्टिविटी को परज्यूरी कहा जाएगा। परज्यूरी, परज्यूरी का मतलब हो गया द एक्ट, परज्यूरी का मतलब हो गया द एक्ट ऑफ टेलिंग अ लाई इन अ कोर्ट ऑफ लॉ आफ्टर टेकिंग एन ऑफिशियल ओथ। अच्छा, ये एक ऐसी पूछ रहा हूं या आपको बता रहा हूं कि ये ओथ क्यों ली जाती है, ये ओथ का प्रोसीजर क्यों है, ये हर कोर्ट ऑफ लॉ में है। क्या ये ओथ इसलिए दिलाई जाती है किसी भी कन्विक्ट या विटनेस को कि उस पर भरोसा किया जाता है कि वो सच बोलेगा? क्या वाकई में इंसान पे किसी इंसान पे भरोसा किया जा सकता है, वो भी उस पर जो कोर्ट में खड़ा हो? बहुत मुश्किल है इंसान पर भरोसा करना। तो एक्चुअली में ऑफिशियल ओथ जो होती है वो एक तरह का प्रोसीजर होता है, ये सर्टिफाई करने के लिए कि अब आपने ओथ ले ली है। अब अगर आप झूठ बोलते हो तो आपके अगेंस्ट कार्यवाही की जा सकती है। अगर किसी पर्सन ने ओथ नहीं ली है और वो फिर झूठ बोल देता है तो उसको माफ भी किया जा सकता है, लेकिन ओथ लेने के बाद अगर आप झूठ बोलते हो तो डेट इज ए पनिशेबल क्राइम, जिसका एक पनिशमेंट है। आपको जेल भी हो सकती है, जो भी वहां के जज या जस्टिस चाहते हैं, चाहे जो भी वहां का प्रोसीजर हो। तो इसीलिए ऑफिशियल ओथ का प्रोसीजर रखा जाता है कि अगर इसके बाद झूठ बोलोगे तो क्राइम होगा, इसके बाद आप झूठ नहीं बोल सकते। बोलने वाले बोल भी देते हैं। ये हो गया परजुरी का मतलब। तो हमारा 9th का 9वें क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा फॉल्सहुड। अब ब्लैटेंट लाई, कंप्लीट एंड ब्लैटेंट। ब्लैटेंट का मतलब ओपन, खुला झूठ, ओपन, कोई शर्म नहीं हो जिसे बोलने में, खुले तौर पर खुला खुला झूठ बोल दिया। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर इन द अंडरलाइन पोर्शन। एक सेंटेंस आपको दिया गया है, उसी सेंटेंस को 4 बार भाई ने यहां लिखा है एग्जामिनर ने, और हर पार्ट को, हर ऑप्शन में एक एक पार्ट को उसने अंडरलाइन किया है। ये एक ही सेंटेंस को जो है 5 बार लिख दिया उसने, बस इन 4 ऑप्शन में अलग अलग जगह अंडरलाइन किया है। हमें बताना है कि इस वाली अंडरलाइन स्ट्रक्चर में गलती है, इस वाली अंडरलाइन स्ट्रक्चर में गलती है, इस वाली अंडरलाइन स्ट्रक्चर में गलती है, या इसमें यहां पर गलती है। ये सब बताने से पहले एक बार सेंटेंस को जरा देख लेते हैं, स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, सिंटैक्टिकली एनालाइज कर लेते हैं, सिमेंटिक्स को उठाकर देख लेते हैं किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए सेंटेंस लिखा या बोला गया है। देखिए, ही प्रोनाउन लिखा है यहां पर लिखा हुआ है ही प्रोनाउन, जो कि सब जानते हैं सब्जेक्ट के फंक्शन में होगा। अब वाज को यहां पर लगाया गया है हेल्पिंग वर्ब की तरह। हेल्पिंग वर्ब वाज को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगी हुई दिख रही है बीन, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब होगी। अगर मेन वर्ब है तो इस वाली वर्ब को मैं हेल्पिंग वर्ब भी कंसीडर करूंगा। अब देखिए, वाज जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो 2 तरह की पॉसिबिलिटीज है, 2 तरह की स्ट्रक्चर, 2 तरह की इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है।
पहली तो ये कि वाज जब हेल्पिंग वर्ब होगी तो इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी होगी मेन वर्ब के रूप में, कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसको हम कह देते हैं। ये हो गई हमारी पहली स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है। दूसरी स्ट्रक्चर है कि जब वाज हेल्पिंग वर्ब होगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जा सकती है इसके साथ, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव स्ट्रक्चर, पैसिव एक्शन को, एक्शन डन बाय समबडी एल्स के मीनिंग को कन्वे करने के लिए वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जा सकती है। अब आपके सेंटेंस में कौन सी स्ट्रक्चर लिखी हुई है? आपके सेंटेंस में लिखी हुई है वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीच में उसने ऑलवेज लगा दिया, क्योंकि वर्ब से पहले ही लगा सकता था इसलिए सही लगाया। तो आपके सामने इस दूसरी स्ट्रक्चर को रख कर दिया गया है और आपको इस दूसरी स्ट्रक्चर में गलती निकालनी है। अब देखिए बीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको आप मेन वर्ब कंसीडर कर रहे हो, ये बी की फॉर्म है, और बी जब मेन वर्ब होती है तो ये लिंकिंग नेचर की वर्ब होती है, और लिंकिंग नेचर की वर्ब अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती है, कॉम्प्लीमेंट लेती है। लिंकिंग नेचर की वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है जो कि उस सब्जेक्ट का होता है। किसी भी लिंकिंग नेचर की वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, इसलिए इनको ट्रांजिटिव वर्ब कंसीडर नहीं किया सकता। सभी की सभी लिंकिंग वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब के फंक्शन में कंसीडर किया जाता है। हालांकि इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव जो फंक्शन है वो एक्शन नेचर की वर्ब का है, लिंकिंग नेचर की वर्ब का लिंकिंग नेचर की वर्ब को इंट्रांजिटिव आप कह नहीं सकते, लेकिन वो उस सिमिलर फंक्शन में होती है क्योंकि इनके बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं आता, जो आता है वो तो कॉम्प्लीमेंट होता है और वो सब्जेक्ट का होता है, यानी कि इनमें कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता जिसको ये अपने ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर कर दे, बस लिंक करने के लिए आई होती है। तो लिंकिंग वर्ब को ऑलमोस्ट नियरली इंट्रांजिटिव नेचर का कंसीडर किया जा सकता है। अब चूंकि इंट्रांजिटिव नेचर का कंसीडर किया जा सकता है तो पैसिव स्ट्रक्चर इनका ही पॉसिबल नहीं। मैंने चिल्ला चिल्ला के अपनी ग्रामर की क्लासेस में और जो मैं प्रीवियस ईयर के सेशन कराता हूं मैंने बताया है कि पैसिव स्ट्रक्चर केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब का पॉसिबल है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके बाद लिखा होता है उसका ऑब्जेक्ट, और जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इसी ऑब्जेक्ट को उठा के तो सब्जेक्ट बना देते हैं और इसी ट्रांजिटिव वर्ब को बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के स्ट्रक्चर में ले आते हैं। तो केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनाया जा सकता है, और लिंकिंग वर्ब ऑलमोस्ट इंट्रांजिटिव वर्ब के फंक्शन में होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट इनके बाद भी नहीं आता, जो लिखा जाता है वो तो कॉम्प्लीमेंट होता है सब्जेक्ट का, मतलब अपना इफेक्ट ये किसी पे ट्रांसफर नहीं कर रही होती। तो लिंकिंग वर्ब को अगर इंट्रांजिटिव वर्ब कंसीडर किया जा सकता है, ऑलमोस्ट इंट्रांजिटिव वर्ब कंसीडर किया जा सकता है, तो इनका पैसिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? नहीं, पैसिव स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो ये जो लिखकर आपको दिया गया है ये तो गलत लिखा गया है, ये तो गलत हो गया। अब इसको सही करने के दो तरीके आपके पास हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप बीन को हटाइए, बीन को आप हटा दो, क्योंकि आपके पास वाज लगी हुई है, तो वाज को आप क्या करो, मेन वर्ब कंसीडर कर लो। देखिए क्वेश्चन तो आपका सोल्व हो गया यहीं पर, मैंने आपको बता दिया कि इसी स्ट्रक्चर में गलती है, आप इस हिसाब से दूसरे ऑप्शन को चूज करके आगे बढ़ जाएंगे कि सर अब क्यों परेशान कर रहे हो, चलो 10वां क्वेश्चन हो गया, 11वें पे चलो। लेकिन अगर इस तरह की स्ट्रक्चर कहीं इंप्रूवमेंट में या कहीं और आ गई तो आप कैसे हैंडल करेंगे? मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वाज के साथ बीन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीन है लिंकिंग नेचर की वर्ब और इंट्रांजिटिव, ऑलमोस्ट इंट्रांजिटिव कंसीडर की जाएगी, और पैसिव स्ट्रक्चर इंट्रांजिटिव का बनता नहीं है क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट आता नहीं। अब यहां पर इसको सही करने का पहला तरीका तो यह है कि आप इस बीन को हटाई दो। बीन को आप हटा दोगे तो यहाँ पर ये जो वाज है, जो अभी तक हेल्पिंग वर्ब ट्रीट कर रहे थे, आप हेल्पिंग वर्ब इंटरप्रेट कर रहे थे, वो आपने इसको मेन वर्ब बना दिया। आपकी सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद होगी मेन वर्ब, और ऑलवेज लग गया इस मेन वर्ब के बाद। हाँ, ऑलवेज एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, मेन वर्ब से पहले लगाना चाहिए, लेकिन अगर बी की फॉर्म मेन वर्ब के फंक्शन में हो, लिंकिंग वर्ब के फंक्शन में हो, तो उसको बाद में लगाया जाता है। सही लगा हुआ है, ही वाज ऑलवेज, और चूंकि बी की फॉर्म अब मेन वर्ब बना दिया आपने, तो ये हो गई लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब हो गई तो उसके बाद ये जो लिखा हुआ है अ ग्रम्पी मैन, ग्रम्पी का मीनिंग मैं भी बता दूंगा, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है वो। इस वाज लिंकिंग वर्ब के बाद जो लिखा हुआ है अ ग्रम्पी मैन, ये हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस आपका सही हो गया। पहला तरीका तो ये है कि आप बीन को एलिमिनेट ही कर दो, सीन से हटा दो, क्योंकि वो पूरी स्ट्रक्चर को खराब कर रहा है।
एक तरीका और है, और ये तरीका जब मैं बताऊंगा तो बहुत सारे बच्चों को हो सकता है डाइजेस्ट ना हो, परेशान हो जाए, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। दूसरा तरीका ये है कि जो बीइंग लिखी हुई है इसको बीइंग कर दो, आपने इसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म में ले आए, और वाज लगी हुई है इसके साथ, तो वही जो मैं पहले वाला ऑप्शन बता रहा था कि वाज के साथ दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, पहली कौन सी थी, वाज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करेगी। अब इस सिचुएशन में जब आपने बीन का बीइंग कर दिया, यानी कि वाज बीइंग कर दिया, तो अब इस सिचुएशन में भी दो इंटरप्रेट सामने आएंगी, आपके सामने दो इंटरप्रिटेशन सामने आएंगी, दो तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं इसको। पहला तो ये कि आप वाज को हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करें और बीइंग को कंसीडर करें मेन वर्ब, बीइंग को कंसीडर करें मेन वर्ब, वो भी आईएनजी फॉर्म में। अब सोचने वाली बात है, वही सिमिलर आपने बी की फॉर्म लगा रखी है हेल्पिंग वर्ब, वही सिमिलर आपने बी की फॉर्म लगा रखी है एनजी फॉर्म में मेन वर्ब की तरह। क्या इसकी जरूरत है एक ही वर्ब को हेल्पिंग वर्ब बनाकर लगाना और उसी वर्ब को मेन वर्ब बनाकर लगाना? क्या इसकी आवश्यकता है? रिडंडेंट आइडिया नहीं है, इसलिए कभी भी जो बीइंग है वो मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं की जाती। ये इंटरप्रिटेशन हमारी गलत होगी। हाँ, वाज के साथ या इज एमआर वाज वर्ब के साथ बीइंग पॉसिबल तो है, लेकिन वो मेन वर्ब की तरह नहीं, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह पॉसिबल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कंटिन्यूटी को ही एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन उनको एडजेक्टिव के फंक्शन में ले आता है, वो स्टेट बता रहे होते हैं। और इस सिचुएशन में अब वाज को आप हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब कंसीडर करोगे कि वाज हो गई हमारी मेन वर्ब, यानी कि लिंकिंग नेचर की वर्ब, और लिंकिंग नेचर की वर्ब है तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट कोई एडजेक्टिव हो सकता है, तो आपने लगा दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल। बीइंग को आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल कंसीडर कर लिया, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो खुद आपका बी की फॉर्म में है, और बी खुद अगर लिंकिंग नेचर की वर्ब है तो वो अपने बाद कॉम्प्लीमेंट ले लेगी, और ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ग्रम्पी मैन। इस सिचुएशन में अभी भी आप कह तो वही चीज रहे हैं, लेकिन आपने इसको दूसरे तरीके से इंटरप्रेट किया, और ये इंटरप्रिटेशन सही है। अब सोचने वाली बात यह है कि आपने ठीक तो कर दिया, वाज को यहाँ पर लिंकिंग वर्ब कंसीडर कर लिया, बीइंग को आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल कंसीडर कर लिया, और प्रेजेंट पार्टिसिपल खुद एक लिंकिंग वर्ब थी, तो लिंकिंग वर्ब के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया ग्रम्पी मैन, कोई दिक्कत नहीं है, सिंटैक्टिकली सही है, सिमेंटिकली भी जस्टिफाई हो जाएगा। लेकिन एक सवाल अभी भी कुछ अच्छे स्टूडेंट्स के दिमाग में उठ सकता है, वो ये कि सर ये जो ऑलवेज लिखा हुआ है ये एक ऐसी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है जो वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को एक्सप्रेस करती है, और वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को एक्सप्रेस करने से मतलब है कि जो हमारी वर्ब है वो भी फ्रीक्वेंट नेचर को एक्सप्रेस करने वाली होनी चाहिए, वो भी फ्रीक्वेंसी को दिखाने वाली होनी चाहिए। और आपने तो आईएनजी फॉर्म लगा रखी है जो कि कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करती है, चाहे मेन वर्ब के रूप में कहे रहे चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में रहे, करेगी तो कंटिन्यूटी को ही एक्सप्रेस। तो क्या ऑलवेज के साथ ये पॉसिबल है? क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में कभी आपने ऑलवेज को लगे हुए देखा है? कुछ बच्चे कह सकते हैं हाँ देखा है, कुछ बच्चे कह सकते हैं नहीं देखा। देखिए, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, रेगुलरली, ओकेजनली, ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होते हैं, और ये वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को एक्सप्रेस करते हैं, और वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को एक्सप्रेस करने वाली स्टेट है इंडेफिनिट स्टेट। इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टेट, पास्ट इंडेफिनिट स्टेट, फ्यूचर इंडेफिनिट स्टेट में आपने एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को खूब देखा होगा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी है जहां पर वो कंटिन्यूअस वर्ब के साथ भी लगाई जा सकती है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि आप ही वाज ऑलवेज बीइंग लिखेंगे तो कोई बच्चा अगर आपसे ये कह दे कि कंटिन्यूअस फॉर्म के साथ, कंटिन्यूअस वर्ब के साथ ऑलवेज लगा रखा है, तो किस इंटरप्रिटेशन में पॉसिबल है, किस सिचुएशन में, किस कंटेक्स्ट में पॉसिबल है कि ऑलवेज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई? देखिए, मैंने लिखा है यहां पर सी स्लीप्स, फिर मैंने लिखा, सही है, सेंटेंस सही है, फिर मैंने लिखा सी ऑलवेज स्लीप्स। आप बोलोगे सर ये कौन सा बड़ा काम कर दिया, ये भी इंडेफिनिट स्टेट थी, ये भी इंडेफिनिट स्टेट है, और इंडेफिनिट स्टेट से पहले एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगा दिया, तो कुछ गलत थोड़ी कर दिया आपने, सही है। हालांकि ऑलवेज लगाकर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी मैंने बताई है, और इंडेफिनिट स्टेट लगाकर भी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में बता रहा था,
एक सवाल आपके दिमाग में ये उठना चाहिए कि जब मैंने वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए इंडेफिनिट स्टेट लगा दी, तो उसी फ्रीक्वेंट नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को लगा रहा हूं। बच्चा, इंडेफिनिट स्टेट वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को तो एक्सप्रेस करती है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि एक्शन कितना फ्रीक्वेंट हुआ। एक्शन फ्रीक्वेंट है, ये बात तो इंडेफिनिट स्टेट बताती है, लेकिन कितना फ्रीक्वेंट है ये बताने के लिए हमने एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगा दी। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर लिखूं सी इज ऑलवेज स्लीपिंग, तो आप ये कहेंगे कि सर ये वाला इज और वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट के एक्शन, प्रेजेंट के पॉइंट पर एक्शन गोइंग ऑन है। आपने यहां पर ऑलवेज लगा दी। ऑलवेज का मतलब तो एट एवरी पॉइंट हो गया, एट ईच पॉइंट हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? बच्चा, ये पॉसिबल है जब आप किसी एक्टिविटी से रिलेटेड डिसअप्रूवल या इरिटेशन को एक्सप्रेस कर रहे हो। आप घर में घुसे, आपकी छोटी बहन उस पॉइंट पे सो रही है जिस पॉइंट पर आपने सेंटेंस बोला, आपने बोला सी इज ऑलवेज स्लीपिंग। तो ऑलवेज स्लीपिंग से आप ये बताना चाह रहे हैं कि वो उस पॉइंट पर तो सो ही रही है, उस पॉइंट पर तो स्लीप वाली एक्टिविटी को परफॉर्म कर रही है, लेकिन आप उसकी इस एक्टिविटी को डिसअप्रूव करते हैं, आप इसकी इस एक्टिविटी से इरिटेट हुए हैं। तो इस डिसअप्रूवल या इरिटेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कंटिन्यूअस स्टेट के साथ ऑलवेज लिख दिया जाता है। डिसअप्रूवल या इरिटेशन, आप अगर किसी एक्ट से इरिटेट हुए हैं, हो रहे हैं, तो इस इरिटेशन या डिसअप्रूवल को एक्सप्रेस करने के लिए कंटिन्यूअस स्टेट के साथ एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, नेवर, इस टाइप की चीजें जो है पॉसिबल है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब ही वाज, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं। कहने का मतलब ये है कि या तो सही करने के लिए इसको बीन हटा दो तो सही हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप इसको वॉज, ऑलवेज, बीइंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस कोई बच्चा आपसे पूछे कि ये ऑलवेज के साथ कंटिन्यूअस स्टेट कैसे आ गई, तो आप उसको ये बताना कि सेंटेंस का कंटेक्स्ट ही ऐसा है। देखिए आगे क्या लिखा है, सो आई नेवर लाइक्ड हिम एंड अवॉइडेड हिज कंपनी, यानी कि एक तरह से डिसअप्रूवल को एक्सप्रेस किया जा रहा है। अगर सेंटेंस का कंटेक्स्ट ऐसा है कि आप डिसअप्रूवल को एक्सप्रेस कर सकते हैं तो ठीक है, आपने वॉज और कंटिन्यूअस स्टेट के साथ ऑलवेज को लगा दिया, ये इंटरप्रिटेशन भी सही हो जाएगी। तो ये दूसरे तरीके का इंप्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब आप किसी डिसअप्रूवल को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर आप आपके सेंटेंस का कंटेक्स्ट ऐसा नहीं है, सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप किसी डिसअप्रूवल को या इरिटेशन को एक्सप्रेस कर सके, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें स्ट्रिक्टली ग्रामर को पकड़ के रहना पड़ेगा कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है तो इंडेफिनिट स्टेट ही आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत पहले सोल्व कर दिया था आपने। दूसरा इसका ऑप्शन होना चाहिए बीन हटा देंगे। 11वीं को देख लेते हैं। इतनी चीजों को खोलकर समझाने में भैया टाइम तो लगता ही है। टाइम दो, खोलो दिमाग को, दिमाग में बहुत ताकत है, रटना रटाना छोड़ दो। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक अल्कोहल। टीटोटॉलर प्रीवियस ईयर से आया हुआ वर्ड है, हालांकि हम भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही करा रहे हैं। वेजिटेरियन का मतलब होता है वो पर्सन जो वेजिटेबल्स को कंज्यूम करता है, नॉन वेज नहीं खाता है, मीट मच्छी नहीं खाता है। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? सेलिब्रेट जो वर्ड है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। सेलिब्रेट का मतलब होता है हैविंग नो सेक्स। सेलिब्रेट जब एडजेक्टिव होगा इसका मतलब होगा हैविंग नो सेक्स। या अ पर्सन हु डज नॉट हैव सेक्स। A person who does not have sex। आपने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना होगा, जैसे हमारे यहाँ पर एक स्वामी विवेकानंद जी थे जिनसे सभी लोग परिचित होंगे। ये सेक्स नहीं करते थे, इनको सेलिब्रेट कहा जा सकता है। बहुत सारे हमारे एसेटिक होते हैं, सेंट होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो ध्यान लगाते हैं, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेते हैं और सेक्स नहीं करते, तो वो सेलिब्रेट कहे जा सकते हैं। सेलिबेसी इससे बनता है सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब हो गया द स्टेट, सेलिबेसी
सेलिबेसी नाउन है, इसका मतलब हो गया द स्टेट ऑफ नॉट हैविंग सेक्स, द स्टेट ऑफ नॉट हैविंग सेक्स ड्यू टू रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस और स्पिरिचुअल, रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलीफ्स, रिलीजियस या स्पिरिचुअल बिलीफ की वजह से सेक्स वगैरह ना करना, सेलिब्रेट हो जाना, या इस स्टेट को कह देते हैं सेलिबेसी। फिर और कोई वर्ड दिया हुआ है अब्सटेन, टीटोटॉलर का मतलब होता है जो ड्रिंक ना करता हो, ये इनको पैक दे रहे हैं, वाइन है, शैंपेन है, जो भी है, और ये मना कर रहा है मैं नहीं लूंगा, इस पर्सन को क्या कहा जा सकता है, टीटोटॉलर। फिर एक पर्सन आया है, एक वर्ड आया है अब्सटेन, अब्सटेन का मतलब हो गया टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग एंजॉयबल, कुछ भी एंजॉयबल करने से खुद को रोकना, अब्सटेन करना होता है। अब्सटेन का मतलब हो गया टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग एंजॉयबल। बारहवां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर पेरेंट्स दैट सूरज इज लव्ड बाय शिवा इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव पैसिव को दूसरे तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपसे इस तरह से पूछा गया है, सूरज इज लव्ड बाय शिवा, ये सेंटेंस है, पैसिव में लिखा हुआ है, एक्टिव बनाना है, तो बाय प्रीपोजिशन के बाद डूअर लिखा होगा, उसको सब्जेक्ट बना दोगे आप, ये हो गया शिवा लव्स सूरज। क्या ही बताऊं अब इस क्वेश्चन को, सूरज इज लव्ड बाय शिवा, इसको जरा एक्टिव में कन्वर्ट करके दिखाओ, 7वीं 8वीं का बच्चा कर देगा, थर्ड ऑप्शन हो गया। ठीक है, यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और बहुत क्वेश्चन है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, बिलीव तो सही लिखा है, ऑडिबल सही लिखा है, थ्रोट भी सही लिखा है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया। प्रोनाउंसिएशन की सही स्पेलिंग होती है PRONUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन। हाँ, ये तो हो गया नाउन, लेकिन जब वह वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं ना इस वर्ड को, तो प्रोनाउंस ही होती है, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का मतलब हो गया टू से अ वर्ड और लेटर इन अ पर्टिकुलर वे, किसी वर्ड को या किसी लेटर को एक पर्टिकुलर वे में बोलना, प्रोनाउंस करना होता है। तो प्रोनाउंसिएशन नाउन हो गया, उस एक्टिविटी को प्रोनाउंसिएशन कह देते हैं, या उस साउंड को, जो साउंड निकलती है उसको प्रोनाउंसिएशन कह देते हैं। प्रोनाउंस हो गई एक वर्ब, प्रोनाउंस NOUNCE, प्रोनाउंसिएशन प्रोनन NUNCIATION, इस डिफरेंस को ध्यान रखना। 14 एंटोनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड का, कन्फ्रंट का। कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का मतलब होता है टू फेस, मीट और डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन और प्रॉब्लम, सिचुएशन और प्रॉब्लम और पर्सन। किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से, किसी डिफिकल्ट पर्सन से, प्रॉब्लम से डील करना, या उससे मीट कर जाना, उसको फेस करना, कन्फ्रंट करना होता है। इसका एंटोनियम बताना है, रेजिस्टेड, चैलेंज, एनकाउंटर, अवॉइडेड। देखिए रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, रेजिस्ट का मतलब होता है टू फाइट अगेंस्ट समथिंग, या टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। रेजिस्ट, टू फाइट अगेंस्ट, टू फाइट अगेंस्ट समथिंग, या टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग। कोई आपको कुछ दे रहा है, आपने उसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया, आपने उसको रेजिस्ट कर दिया। या टू स्टॉप समवन या योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। आप कुछ करना चाह रहे थे, आपने खुद को रेजिस्ट कर दिया, रोक दिया करने से। फिर एक वर्ड आया है अवॉइड, एक्चुअली में इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो अवॉइड ही हो जाएगा।
चैलेंज का मीनिंग आपको पता है, चैलेंज का मीनिंग जो है ऑलमोस्ट इसी में चला जाएगा। आप किसी डिफिकल्ट पर्सन या सिचुएशन से को डील कर रहे हैं तो मतलब आप उसको चैलेंज ही कर रहे हैं एक तरीके से। हालांकि एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है बट उसी सिमिलर मीनिंग में चला जाएगा। एनकाउंटर का मतलब होता है टू मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली, किसी पर्सन से अनएक्सपेक्टेडली मीट कर जाना। टू मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली, या समथिंग, कोई सिचुएशन आपके सामने आ गई और आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी, आप एनकाउंटर ही कर गए उससे। 14 का दूसरा ऑप्शन है। 15 क्या लिखा हुआ है, इडियम या फ्रेज आपको एक दिया हुआ है, सॉरी कुछ गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको दिए गए हैं, इस मीनिंग को कन्वे करने वाला इडियम या फ्रेज इन चारों में से कोई एक है, वो ढूंढकर बताना है। सेव फॉर ए रेनी डे, स्पिल द बीन्स, द एलिफेंट इन द रूम, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। ये चारों के चारों जो लिखे गए हैं, ये चारों के चारों इडियम या फ्रेज ही है। इन चार इडियम या फ्रेज में से कोई एक ऐसा है जो इस मीनिंग को कन्वे करता है, वो आपको ढूंढकर बताना है। सेव फॉर ए रेनी डे, सेव फॉर ए रेनी डे के लिए ये वाला जो है आप इमेज देखिए, सेव फॉर ए रेनी डे। यहाँ पर मैंने ये शायद 1-2 दिन पहले भी किसी क्वेश्चन पेपर में मैंने बताया था। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक लड़की है, यहाँ पर रेनी डे को रिप्रेजेंट किया गया है, बरसात दिखाई गई है और नीचे यहाँ पर लड़की छाता लगाकर बैठी है और कुछ पैसे ये सेव कर रही है। तो सेव फॉर ए रेनी डे का मतलब हो जाता है टू सेव मनी फॉर फ्यूचर प्रॉब्लम्स। फ्यूचर प्रॉब्लम्स, जो अ रेनी डे है वो फ्यूचर प्रॉब्लम्स को रिफर करता है। फ्यूचर प्रॉब्लम्स के लिए, बाद के लिए, मुश्किल समय के लिए पैसे को बचाना, टू सेव फॉर ए रेनी डे करना होता है। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स, यहाँ पर देखिए कैन में कुछ बीन्स थी, आपने इसका कैन का ढक्कन खोल दिया, इस बीन को स्पिल कर दिया, बाहर बिखेर दिया। तो स्पिल द बीन का मेटाफोरिकल सेंस में मतलब हो जाएगा टू रिवील अ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। इस पर्सन के पास कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी, इस लड़की ने अपनी दोस्त को किसी को कान में बता दी, तो इसने उस सीक्रेट इंफॉर्मेशन को रिवील कर दिया, बता दिया, ओपन कर दिया। टू रिवील अ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको छुपाया जाना चाहिए था वो आपने रिवील कर दी, ओपन कर दी, स्पिल कर दिया बीन को आपने। द एलिफेंट इन द रूम, देखिए यहाँ पर ये 3 महिलाएं हैं, 2 पुरुष, 2-3 लोग इधर बैठे हुए हैं, किसी बात पे डिस्कस कर रहे हैं और इस रूम में जो है ना एक बहुत बड़ा सा एलिफेंट है और ये एलिफेंट ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी। तो द एलिफेंट इन द रूम का मतलब हो जाएगा अ मेजर प्रॉब्लम, एक ऐसी मेजर प्रॉब्लम, आप किसी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, उस हैंडल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वही जो है आपके रूम का एलिफेंट है। द एलिफेंट इन द रूम मतलब अ मेजर प्रॉब्लम, अ मेजर प्रॉब्लम और कंट्रोवर्शियल इशू, कोई ऐसा इशू जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो। ठीक है, एक इमेज और दिखा देता हूं। यहाँ पर देखिए एक लड़का और एक लड़की एक किसी बात को, किसी मसले को सुलझाने में लगे हैं, लेकिन इनकी नजर जा ही नहीं रही है कि इनके रूम में एक बहुत बड़ा सा एलिफेंट है। तो एक मेजर प्रॉब्लम को द एलिफेंट इन द रूम रिफर करता है, एक्सप्रेस करता है, अ मेजर और बिग प्रॉब्लम। फिर आगे फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, इसका क्या मतलब है? देखिए फैमिलियरिटी का मतलब है द नॉलेज ऑफ समथिंग और समवन, द स्टेट ऑफ बीइंग नोन। अगर आप किसी को जानते हैं, समझते हैं, तो आप उससे फेमिलियर हैं, इसी को कहा जाएगा फैमिलियरिटी। फैमिलियरिटी क्या हो गया? नाउन हो गया। फैमिलियरिटी का मतलब हो गया द स्टेट ऑफ बीइंग नोन, द स्टेट ऑफ नोइंग समवन, नोइंग समवन और समथिंग। ब्रीड्स का मतलब होता है जनरेट, जनरेट करना, और कंटेम्प्ट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट
या डिसलाइक। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी पर्सन से बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, तो फेमिलियरिटी डिसरिस्पेक्ट को, डिसलाइक को क्रिएट करती है। मतलब कि दो लोग अगर एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा जान जाएं, समझ जाएं, तो एक दूसरे की बुरी आदतें भी जान जाते हैं, बुरी आदतें, बुरी क्वालिटीज भी जान जाते हैं। और जब वो एक दूसरे की बुरी आदतें, बुरी क्वालिटीज जान जाते हैं, तो फिर एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। यहीं से डिसरेस्पेक्ट या डिसलाइक की जो फीलिंग है वो जनरेट होती है। जैसे कि यहाँ इमेज में एक कपल्स को दिखाया गया है, इमेज में एक कपल्स को दिखाया गया है, देखने में लगता है कि पुराने कपल्स हैं, अच्छा खासा पुराना रिलेशनशिप है, एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो ऐसी चुपचाप एक दूसरे को डिसलाइक करते हुए खड़े हैं, एक दूसरे के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है। जबकि एक साथ खड़े हैं तो थोड़ा करीब होना चाहिए था, खुश होना चाहिए था, बट एक दूसरे को डिसलाइक कर रहे हैं क्योंकि इनके बीच की जो फेमिलियरिटी है, उस फेमिलियरिटी की वजह से एक दूसरे की बुरी आदतों को, बैड हैबिट्स को, बैड क्वालिटीज को जान गए हैं, और उसकी वजह से इनके अंदर, इनके बीच में डिसरेस्पेक्ट और डिसलाइक की फीलिंग क्रिएट हो गई है। इसी का मतलब होता है फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट। और आपका जो क्वेश्चन है उसमें इसी मीनिंग को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? द बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम। द बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम। जितना ज्यादा तुम किसी को जानोगे उतना ही कम तुम उसको लाइक करोगे। तो इसका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 का फोर्थ ऑप्शन। 16वां क्वेश्चन, एंटोनियम बताना है प्रोहिबिशन का। प्रोहिबिशन बना है प्रोहिबिट से। प्रोहिबिट का मतलब है टू ऑफिशियली डिसअलाउ समवन या समथिंग। किसी एक्टिविटी को डिसअलाउ कर देना या किसी पर्सन को डिसअलाउ कर देना ऑफिशियली कि ये नहीं कर सकते, प्रोहिबिट करना होता है। प्रोहिबिट से बना है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन हो गया नाउन, प्रोहिबिट हो गई वर्ब। प्रोहिबिशन का मतलब हो गया द एक्ट ऑफ ऑफिशियली डिसअलाउइंग समवन और समथिंग। रेस्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है? रेस्ट्रिक्शन बना है रेस्ट्रिक्ट से। रेस्ट्रिक्ट का मतलब भी टू स्टॉप ही होता है, टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, है ना, टू स्टॉप समवन्स फ्रीडम। इस तरह से लिखवा देता हूं, टू लिमिट समवन्स फ्रीडम। आपने किसी की फ्रीडम को, कहीं आने जाने की फ्रीडम को, एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करने की फ्रीडम को स्टॉप कर दिया, लिमिट कर दिया, तो आपने क्या लगा दी? उस पर रेस्ट्रिक्शन ही लगा दी। रेस्ट्रिक्ट से बना है रेस्ट्रिक्शन। इनहिबिशन का क्या मतलब होता है? इनहिबिशन बना है इनहिबिट से। इनहिबिट का मतलब भी यही होता है। ये सब ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाले लिखे हैं, रेस्ट्रिक्शन और इनहिबिशन। पूछा है एंटोनियम, बट ये तो सिनोनियम है। इनहिबिशन भी सिनोनियम है। इनहिबिट का मतलब होता है टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, फ्रॉम डूइंग समथिंग। कोई कुछ कर रहा है, आपने उसको रोक दिया, ये नहीं कर सकते, आपने उसको इनहिबिट कर दिया। या कोई प्रोसेस चल रही है, आपने उस प्रोसेस को रुकवा दिया, अरे बंद करो ये, आपने क्या कर दिया? इनहिबिट कर दिया। तो इनहिबिशन भी प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन के सिमिलर मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं। सिनोनियम के रूप में आ सकता था, एंटोनियम के रूप में तो नहीं आ सकता। डायरेक्शन तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड है। परमिशन, परमिशन बना है परमिट से। परमिट का मतलब होता है टू अलाउ, टू अलाउ अ पर्सन टू डू समथिंग, या टू अलाउ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, या कुछ भी अलाउ कर देना। तो प्रोहिबिशन का एंटोनियम हो जाएगा परमिशन। यहां आपने डिसअलाउ कर दिया, यहां आपने अलाउ कर दिया। 16 का फोर्थ। 17, ठीक है, पैसिव वॉइस में बताना है। द फ्रेंच हैड रिगार्डेड द स्कॉलर एज ए usurper। देखिए, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हुए या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करते हुए सेंटेंस का टेंस सेम रहना चाहिए, मीनिंग सेम रहना चाहिए। फ्रेंच सब्जेक्ट है, तो ये बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। डूअर है क्योंकि ये बाय प्रीपोजिशन डूअर बताने के लिए आती है। रिगार्डेड है ट्रांजिटिव वर्ब, तो ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में पहुंच जाएगी, यानी कि हैड बीन रिगार्डेड हो जाएगा, हैड बीन रिगार्डेड हो जाएगा। द स्कॉलर इसका ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। कहाँ है ये ऑप्शन? देखिए, यहां भी टेंस चेंज कर दिया, यहां भी टेंस चेंज कर दिया, यहां भी टेंस चेंज कर दिया, टेंस यहां पर सेम है,
बस एक ही चीज आपको देखनी थी, आपका क्वेश्चन हो गया था। 17 का 4। उशर्पर का क्या मतलब होता है? उशर्पर बना है उसर्प से। उसर्प एक वर्ब है और वर्ब उस काम को करने वाला, उस एक्टिविटी को करने वाला वो पर्सन, वो नाउन हो गया उसर्पर। उसर्प का मतलब होता है टू टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग विदाउट द राइट। आपको कोई अधिकार नहीं है किसी चीज का कंट्रोल लेने का, आपने किसी पावर का, किसी पोजीशन का कंट्रोल आपने हाथ में ले लिया। बहुत पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं की गवर्नमेंट का कोई अधिकारी किसी दूसरे की पावर को अपने हाथ में ले लेता है, उशर्प कर लेता है। कई बार आर्मी क्या है, कू करती है। ये वर्ड सुना होगा आपने, कू, COUP, कू ही बोला जाता है इसको। अभी म्यांमार में हमें देखने को मिला था कि वहां पर आर्मी ने वहां की जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो अपने हाथ में ले लिया था। द फ्रेंच हैड रिगार्डेड द स्कॉलर ऐसे उसर्प। तो उसर्प का मतलब हो गया, उसर्प एक वर्ब हो गई, इसका मतलब हो गया टू टेक कंट्रोल ऑफ पावर विदाउट द राइट टू डू सो। 17वें क्वेश्चन का 4th ऑप्शन। 18वें पे चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? रिड्यूस, select the most appropriate word segment for the underlined word in the given sentence. Reduce, Pintu has been advised to reduce smoking by his family doctor. अच्छा ठीक है, इस मीनिंग को कन्वे करने वाले इस यहां से कोई फ्रेजल वर्ब को, स्ट्रक्चर को उठाकर यहाँ पर लिखना है। रिड्यूस का मतलब आप सब जानते हैं, रिड्यूस ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा है। सेंटेंस सिंपल है तो इंटरप्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। लोअर डाउन का क्या मतलब है? देखिए इस लोअर वर्ड के मीनिंग को समझिए। ये जो लोअर वर्ड है ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, अपर पोजीशन, लोअर पोजीशन। लोअर पोजीशन के लिए क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और ये एडवर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब प्लेस की तरह काम कर सकता है। इसके अलावा ये वर्ब के फंक्शन में भी हो सकता है। जब लोअर वर्ड वर्ब के फंक्शन में होगा तो इसका मतलब होगा ब्रिंग समथिंग डाउन या मूव समथिंग टू ए डाउनवर्ड पोजीशन। ये यहां पर रखी हुई है, मैंने इसको लोअर कर दिया, मैं इसको नीचे ले आया। तो लोअर का मतलब हो गया टू ब्रिंग समथिंग डाउन। लोअर का एक मतलब हो सकता है टू रिड्यूस, किसी भी चीज को रिड्यूस कर देना, लोअर कर देना होता है। अब देखिए लोअर का खुद का मीनिंग ही रिड्यूस है, यानी कि आप रिड्यूस की जगह यहां पर लोअर लगा दोगे सही है। और लोअर ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और लोअर ऐसी वर्ब है जिसके मीनिंग में ही डाउन का मीनिंग निहित है, तो लोअर के साथ अलग से डाउन लगाने की तो आवश्यकता ही नहीं थी। आप अगर ऑप्शन में केवल लोअर लिख देते तो रिड्यूस की जगह आ जाती, डाउन लगाने की यहां पर आवश्यकता नहीं थी। डाउन को आप चाहे प्रीपोजिशन के फंक्शन में लगा हुआ मानो, प्रीपोजिशन के फंक्शन में तो आ ही नहीं सकता है क्योंकि लोअर तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। लोअर करोगे, किसी को नीचे लाओगे तो कुछ थिंग ही तो लाओगे, तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो गई। रिड्यूस करोगे तो किसी चीज को तो रिड्यूस करोगे, तो लोअर खुद एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। डाउन को प्रीपोजिशन के फंक्शन में लगाया ही नहीं जा सकता, उसको एडवर्ब के फंक्शन में भी यहां नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि लोअर के मीनिंग में ही डाउन का मीनिंग निहित है। इसी वजह से इस ऑप्शन को मैं चूज नहीं करूंगा। डाउन नहीं लिखा होता तो मैं इस ऑप्शन को चूज कर देता। अप डाउन, अब देखिए इस अप की अगर मैं बात करूं तो ये प्रीपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। हालांकि हमें जो यहाँ पर लगाना है वो 2 + V1 इंफिनिटिव दिया हुआ है, 2 + V1 इंफिनिटिव, तो हमें वर्ब के फंक्शन में आने वाले किसी वर्ड को लगाना है जो रिड्यूस की जगह ले सके। रिड्यूस वर्ब है ना, तो उस वर्ब की जगह कोई दूसरी वर्ब आ सके। क्या आप वर्ब हो सकता है? हाँ हो सकता है, आप वर्ब हो सकता है। और जब आप वर्ब होगा तो इसका मतलब होगा टू इंक्रीज, टू इंक्रीज समथिंग, किसी चीज को इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना। तो क्या आपके मीनिंग के साथ डाउन मीनिंग का वर्ड सुटेबल है? आप इंक्रीज कर रहे हो, क्या किसी को डाउनवर्ड इंक्रीज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। डाउन को चाहे आप प्रीपोजिशन के फंक्शन में माने चाहे एडवर्ब के फंक्शन में माने, वो आपके मीनिंग के साथ सुटेबल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और चलो डाउन को हटाकर अगर एक ऑप्शन ये होता कि डाउन ना लिखा होता, मान लो एक 5वां ऑप्शन एग्जामिनर ने दे दिया
बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ 5-5 ऑप्शन होते हैं, वहां पर अप दे दिया, तो क्या आप चुनते हैं इसको? तो भी नहीं चुनता मैं तो। क्या रिड्यूस की जगह आपको लगाकर सेंटेंस मीनिंगफुल रहेगा? सेंटेंस उसी मीनिंग में रहेगा जिस मीनिंग को कन्वे करने के लिए वो लिखा गया है। क्या कोई फैमिली डॉक्टर स्मोकिंग को इंक्रीज करने की एडवाइस दे सकता है क्या? बिल्कुल अपोजिट मीनिंग हो गया, अपसाइड मीनिंग होगा, इसलिए मैं इसको वैसे भी नहीं चुनता। लेस डाउन, लेस की अगर मैं बात करूं तो लेस एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, वर्ब नहीं हो सकता, और मुझे वर्ब के फंक्शन में आने वाला वर्ड चाहिए, इसलिए तीसरा भी गलत हो गया। फिर एक ऑप्शन हमारे पास बचा, टू कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है टू रिड्यूस। कट डाउन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है टू रिड्यूस, तो ये आ जाएगा 18वें का फोर्थ ऑप्शन। कॉन्सेप्ट्स को लेकर, चीजों को लेकर जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक आप 100% क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, और कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो कुछ क्वेश्चंस आप छोड़ के आएंगे, कहीं ना कहीं गलती करके आएंगे और कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो दिमाग को लगाना आवश्यक है। प्रैक्टिस के दौरान अपने दिमाग को इस तरह से चलाइए कि एग्जामिनर आपको चलाने की कितनी भी कोशिश कर ले, बट वो आपको चला ना सके, क्योंकि आप अपने दिमाग को बहुत घुमा चुके हैं। Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. Something belonging to or surviving from an earlier period. ये given group of words दिया हुआ है, इसके लिए हमें एक ऑप्शन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, कौन सा हो सकता है। वेस्टीज का मतलब क्या है? देखिए, वेस्टीज का मतलब है कुछ भी ऐसा बचा हुआ, थोड़ा सा पार्ट, कुछ भी ऐसा बचा हुआ जो कोई पहले एग्जिस्ट करता था, उसका बचा हुआ पार्ट। वेस्टीज पहले कुछ एग्जिस्ट करता था, या थोड़ा बहुत उसका कुछ अभी भी बचा है, तो उसके छोटे से बचे हुए हिस्से को वेस्टीज कहा जाता है। वेस्टीज का मतलब है अ लिटिल पार्ट, अ लिटिल पार्ट, या रेमनेंट। रेमनेंट यहां नहीं, एक नए पेज पे लिखवा देता हूं। वेस्टीज का मतलब है अ लिटिल पार्ट, और रेमनेंट, लिटिल की जगह स्मॉल लिखो, अ स्मॉल पार्ट या रेमनेंट। रेमनेंट का मतलब रिमेनिंग हिस्सा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ समथिंग दैट इज डिसअपियरिंग। कुछ भी, कोई ऐसा कल्चर है, कोई ऐसा ट्रेडिशन है, तो कोई एक ऐसी बहुत बड़ी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी या है, जो डिसअपियर हो रही है, जो बस थोड़ी बहुत बची है, उसका भी बचे हुए हिस्से को वेस्टीज कहा जाता है। ए स्मॉल पार्ट, रेमनेंट ऑफ समथिंग दैट इज डिसअपियरिंग, डिसअपियरिंग। और that existed, that लगाने की जरूरत नहीं है, existed in past। कोई चीज पास्ट में थी, उसका कुछ थोड़ा बड़ा हिस्सा रह गया, कोई कल्चर, कोई ट्रेडिशन है। ऐसी बहुत सारे ट्रेडिशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि अब नाम मात्र की बची है, तो वो जो नाम मात्र की बची है उन्हीं को वेस्टीज बोल दिया जाता है। तो ये तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। डायनासोर आपको पता है क्या होता है? डायनासोर जो है एक इस तरह का एनिमल था जो कि अब विलुप्त हो चुका है आइस एज के बाद से। इस तरह का भी हो सकता था, वो कई तरह के होते थे, फिल्मों वगैरह में आपने देखे होंगे। रूइन का मतलब होता है टू स्पॉइल, टू स्पॉइल और डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली। रेलिक का वही मतलब है जो आपसे पूछा गया है, कुछ भी ऐसा जो पास्ट के पीरियड से रिलेट करता हो, बिलोंग करता हो, उसको क्या बोला जाता है? रेलिक बोला जाता है। समथिंग बिलोंगिंग टू द पास्ट और सर्वाइविंग फ्रॉम एन अर्लियर पीरियड और पास्ट। कुछ भी ऐसा जो पास्ट के पीरियड से बिलोंग करता हो और अभी तक सर्वाइव कर गया हो, उसको बोला जाता है रेलिक। बीसवें क्वेश्चन में क्या है? एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया है इतने बड़े स्टेटमेंट में लिखकर आपको कंफ्यूज करने के लिए।
एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, उस अंडरलाइन वर्ड पर ध्यान देना है और उसका सिनोनिम ढूंढना है। इसको पढ़ने की आवश्यकता है, फिर से रिपीट कर देता हूं, इसको पढ़ने की आवश्यकता आपको तब पड़ेगी जब आपको इस वर्ड का मीनिंग ना पता हो, या मीनिंग पता हो तो ऑप्शन कंफ्यूजिंग हो। लेकिन सस्टेनेबल का मीनिंग मुझे तो पता है। सस्टेनेबल बना है सस्टेन से, और सस्टेन एक वर्ब होती है, और सस्टेन का मतलब होता है टू कंटिन्यू, टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए एग्जिस्ट करना, सस्टेन करना होता है। सस्टेन का मतलब हो गया टू कंटिन्यू, टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। सस्टेनेबल इसी से बना है, सस्टेन हो गई वर्ब और सस्टेनेबल बना है, सस्टेनेबल हो गया एडजेक्टिव। सस्टेनेबल का मतलब हो गया एबल टू बी सस्टेन्ड, एबल टू बी सस्टेन्ड, या एबल टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, प्रोसेस, या कोई भी ऐसी थिंग, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी फिलॉसफी, आइडियोलॉजी जो बहुत लंबे समय तक रह सके एग्जिस्टेंस में, उसको कहा जा सकता है सस्टेनेबल। एंटोनियम बताना है, इसका सिनोनियम बताना है, ठीक है। वास्ट, वास्ट का सिनोनियम बताना है, सस्टेनेबल का सिनोनियम बताना है, सिनोनियम लिखा हुआ है। वास्ट का मतलब हो गया एक्सट्रीमली बिग, एक्सट्रीमली बिग। सस्टेनेबल का सिनोनियम ये नहीं हो सकता। अनसुटेबल का मतलब हो गया नॉट सुटेबल, जो एप्रोप्रिएट ना हो, ये भी इसका सिनोनियम नहीं हो सकता। रेयर का मतलब हो गया वेरी अनकॉमन, वेरी अनकॉमन, ये भी जो है ऑप्शन इतने आसान दिए हुए हैं, वेरी अनकॉमन, ये भी इसका सिनोनियम नहीं हो सकता। इसका सिनोनियम होना चाहिए इम्पेरिशेबल। इम्पेरिशेबल बना है पेरिश, पेरिस का, पेरिस एक वर्ब होती है और पेरिस का मतलब होता है टू डाई या टू डिके। पेरिश का मतलब हो गया टू डाई या टू डीके। पेरिशेबल, इससे बन गया पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब हो गया एबल टू बी डिकेड। डिकेड मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना, धीरे धीरे जो है उसका पतन हो जाना। इम्पेरिशेबल का मतलब हो गया नॉट एबल टू बी डिस्ट्रॉयड, नॉट एबल टू बी डिकेड, जो खत्म ना हो, जो चलता रहे, ठीक है। इम्पेरिशेबल, इम्पेरिशेबल का मतलब जो डिस्ट्रॉय ना हो सके। नॉट एबल टू बी डिकेड या डिस्ट्रॉयड, नॉट एबल टू बी डिस्ट्रॉयड। अब डिस्ट्रॉयड नहीं होगा तो चलता ही रहेगा, तो वही सस्टेनेबल के सिमिलर मीनिंग में ये वर्ड आ गया। 20वें का फोर्थ ऑप्शन। अब आ गया भैया आपके सामने क्लोज टेस्ट। कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया है, उसमें कुछ ब्लैंक है, ब्लैंक को फिल करना है। इन चारों में से किसी एक ऑप्शन को उठा दें। पढ़ना शुरू करते हैं। इन द 19th century देयर वाज एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप। सही बात है, था। एज ए रिजल्ट मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट, लेफ्ट यहाँ पर मेन वर्ब है, मेन वर्ब ट्रांजिटिव नेचर की है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट ही लिखा है, और द आर्टिकल है यहाँ पर नाउन आना चाहिए। इन चारों नाउन में से एक आना चाहिए। लेफ्ट ब्लैंक एंड वेंट टू वर्क इन बिग फैक्ट्रीज इन सिटीज। ठीक है, गए कहां पर? वो सिटीज में गए। तो कहां से गए होंगे? सिटीज से सिटीज में गए होंगे। नहीं, छोड़ा क्या उन्होंने? उन्होंने कुछ छोड़ा और वो गए कहां पर? सिटीज में गए। मतलब लेफ्ट किया उन्होंने इस लोकेशन को, इस रीजन को, और वो मूव कहां करके? सिटीज में कर गए। सिटीज उनकी डेस्टिनेशन है। उनका सोर्स क्या था? कहां से गए थे वो? सिटीज से सिटीज में गए थे? नहीं। कॉलोनीज से सिटीज में गए थे? यूरोप में कॉलोनीज थोड़ी थी, यूरोप से बाहर थी कॉलोनीज, तो जो यूरोपियन की थी, इंडिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में। तो कॉलोनीज को छोड़ के नहीं गए, विलेजेस को छोड़ के सिटीज में गए। कंट्रीज को छोड़ के भी सिटी में नहीं गए। कंट्री, सिटी तो कंट्री में ही है, कंट्री को छोड़ के कैसे सिटी में जाएंगे? तो विलेजेस को छोड़कर सिटीज में गए। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो माइग्रेशन होने लगा। जब माइग्रेशन होने लगा तो ये माइग्रेशन की सिचुएशन को यहां पर दिखाया गया है। किस माइग्रेशन की?
जॉब के लिए, वर्क के लिए जो माइग्रेशन हो रहा था। In the 19th century, there was an industrial revolution in Europe. As a result, millions of people left the villages and went to work in big factories in cities. काम के लिए जो माइग्रेशन हो रहा था, अगर देख लेते हैं तो इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, विलेजेस को छोड़ दिया और बिग फैक्ट्रीज में, सिटीज की में जो बिग फैक्ट्रीज थी वहां चले गए। टुडे इट इज द रिवर्स, अब उल्टा है, मतलब इन सेवरल मेजर सिटीज पीपल हैव स्टार्टेड मूविंग आउट। व्हाई? दे वांट अ क्लीनर, ग्रीनर एनवायरनमेंट, वर्स एनवायरनमेंट, डार्क एनवायरनमेंट, हाइयर एनवायरनमेंट। देखिए वर्स, यहाँ पर क्लीनर की बात की गई है, एनवायरनमेंट को क्लीनर बोला जा रहा है, तो वर्स तो आ नहीं सकता। क्लीनर के साथ वर्स को थोड़ी ना लगा सकते हैं, क्लीनर का मतलब तो गुड है, वर्स तो बैड की भी कंपैरेटिव फॉर्म है। डार्क भी नेगेटिव मीनिंग को कन्वे करेगा, हाइयर भी यहाँ नहीं आ सकता, हाइयर जो है एल्टीट्यूड को रिफर करता है, ये लोअर पोजीशन होगी, ये हाइयर पोजीशन होगी। यहाँ पर हम किसी एल्टीट्यूड को रिफर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एनवायरनमेंट को रिफर कर रहे हैं। यहाँ पर आना चाहिए ग्रीनर एनवायरनमेंट, हरे भरे एनवायरनमेंट की तरफ वो जो है मूव करने लगे। दे वांट ए क्लीनर एंड नहीं लगा, कॉमा लगाया, दे वांट ए क्लीनर कॉमा ग्रीनर एनवायरनमेंट। ठीक है, 23 को देख लेते हैं। There are fewer jobs in heavy industries like steel. स्टील वगैरह की जो इंडस्ट्रीज होती है उनको हैवी इंडस्ट्रीज कहा जाता है। There are fewer jobs in heavy industries like steel and power generation. अगला स्टेटमेंट है, एक ब्लैंक दिया हुआ है, मतलब ब्लैंक से ही शुरू किया गया है स्टेटमेंट को और फिर कॉमा लगाया गया है। इस कॉमा पर भी ध्यान देना, पंक्चुएशन से पता चलता है कि किस पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड आनी चाहिए। देयर आर मोर जॉब्स इन सर्विस इंडस्ट्रीज लाइक बैंकिंग, टूरिज्म एंड फूड डिलीवरी। देयर आर फ्यूअर जॉब्स इन हैवी इंडस्ट्रीज लाइक स्टील एंड पावर जनरेशन, फिर स्टेटमेंट खत्म, फिर ब्लैंक। देयर आर मोर जॉब्स इन सर्विस इंडस्ट्रीज लाइक बैंकिंग, टूरिज्म एंड फूड डिलीवरी। अब देखिए चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इंस्टेड, ऑफ कोर्स, क्लियरली, नेवरदलेस। इन चारों वर्ड के मैं फंक्शन आपको बता देता हूं और उस फंक्शन के आधार पर आप तय करना कि यहाँ पर कौन सा वाला आना चाहिए। इस वाले स्टेटमेंट का और इस वाले स्टेटमेंट का दोनों का मीनिंग जरा एक बार पकड़ के रखो अपने दिमाग में। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, देयर आर फ्यूअर जॉब्स इन हैवी इंडस्ट्रीज लाइक स्टील एंड पावर जनरेशन, फिर स्टेटमेंट खत्म, दूसरा स्टेटमेंट शुरू और शुरू में ही ब्लैंक। देयर आर मोर जॉब्स इन सर्विस इंडस्ट्रीज लाइक बैंकिंग, टूरिज्म एंड फूड डिलीवरी। इन दोनों स्टेटमेंट के मीनिंग को पकड़ के रखो कि ये एक मीनिंग के आधार पर ये एक दूसरे से कैसे जुड़ सकते हैं। इंस्टीड का मतलब क्या होता है? देखिए इंस्टीड एक एडवर्ब है और इस एडवर्ब को किसी स्टेटमेंट से पहले लगा दिया जाता है जब हम ये रिफर करना चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट अल्टरनेटिव है। किसी स्टेटमेंट को अल्टरनेटिव के रूप में अगर हम रिफर करना चाहते हैं तो हम इंस्टीड लगा देते हैं। इंस्टीड का अगर मैं लिटरल मीनिंग की बात करूं तो इंस्टीड का मतलब हो जाएगा इन प्लेस ऑफ। इंस्टीड, STEAD, इंस्टीड का लिटरल मीनिंग हो जाएगा इन प्लेस ऑफ समथिंग एल्स। यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा है, अगर इस स्टेटमेंट की जगह पर कुछ और अल्टरनेट हमें देना है तो उस अल्टरनेटिव से पहले हम इंस्टीड लगा सकते हैं। तो इंस्टीड लगाया जाता है किसी भी स्टेटमेंट को एक अल्टरनेटिव की तरह, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक अल्टरनेटिव की तरह रिफर करने के लिए कि ये जो है एक अल्टरनेटिव है, किसी और चीज के स्थान पर इसको लिया जा सकता है। तो क्या इंस्टीड यहां आ सकता है? आ सकता है, लेकिन अभी जो है बाकी के तीन ऑप्शंस भी हमने देख लिए। देखिए फ्यूअर, अब सिचुएशन ये है कि जो हैवी इंडस्ट्रीज है वहां पर कम जॉब्स है, इसके प्लेस पर इसका अल्टरनेटिव ये है कि ज्यादा जॉब कहाँ है? सर्विस इंडस्ट्रीज में है, बैंकिंग सेक्टर में है, टूरिज्म में है, फूड डिलीवरी सेक्टर में है। तो यहाँ पर जॉब कम हुई है और इसके स्थान पर इसका अल्टरनेटिव यहाँ पर जॉब बढ़ी है। तो इंस्टीड फंक्शन के आधार पर यहाँ पर आ सकता है, लेकिन बाकी के ऑप्शन भी हम देख के चलेंगे। ऑफ कोर्स का क्या मतलब होता है? देखिए ऑफ कोर्स एक इडियोमेटिक फ्रेज है और ऑफ कोर्स हम लगाते हैं किसी क्वेश्चन के, किसी स्टेटमेंट के रिस्पॉन्स में अपने स्टेटमेंट को, अपने आंसर को उस स्टेटमेंट से रिलेट करके एक ऑब्वियसनेस, एक अश्योरेंस या एक एग्रीमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस बार जरा थोड़ा सा खोलकर समझाने की कोशिश करता हूं। आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा या आपसे किसी ने कोई स्टेटमेंट कहा कि यार ऐसा होता है, तो आप क्या करते हो? ऑफ कोर्स यार ऐसा होता है। तो आप उसके स्टेटमेंट के रिस्पॉन्स में जो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप अपने स्टेटमेंट को उसके स्टेटमेंट से रिलेट भी कर रहे हैं और ऑब्वियसनेस भी दिखा रहे हैं कि यार ऑब्वियसली ऐसा होता है। एक एग्रीमेंट दे रहे हैं आप उसके स्टेटमेंट के साथ। किसी ने आपसे कहा कि यार ऐसा होता है, तो आप क्या कहते हो? ऑफ कोर्स यार ऐसा होता है। आप आओगे क्या? ऑफ कोर्स यार मैं आऊंगा। तो आप आओगे क्या, इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में जो आपका आंसर है, ऑफ कोर्स मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, आप आओगे क्या के रिस्पॉन्स में एक आंसर है और आप इस क्वेश्चन से मैं आऊंगा, आप आओगे क्या, इस क्वेश्चन से रिलेट कर रहे हैं इसको और एक एग्रीमेंट दे रहे हैं, एक ऑब्वियसनेस बता रहे हैं, एक अश्योरेंस दे रहे हैं। तो इस ऑब्वियसनेस को, इस एग्रीमेंट को, इस एश्योरेंस को देने के लिए ही ऑफ कोर्स को किसी स्टेटमेंट से पहले लगा दिया जाता है। तो क्या यहाँ पर ऐसा कोई एश्योरेंस या ऑब्वियसनेस या एग्रीमेंट देने की आवश्यकता है दोनों स्टेटमेंट के बीच में? बिल्कुल नहीं है। तो ऑफ कोर्स तो नहीं आना चाहिए। देखिए क्लियरली क्या है? क्लियरली एक एडवर्ब है, एडवर्ब मैनर है, एडवर्ब मैनर है। क्लियरली, क्लियरली एक एडवर्ब ऑफ मैनर। इसका मतलब है इन ए क्लियर वे। अब एडवर्ब मैनर है तो किसी वर्ब के मैनर को बताने के लिए लगाया जाना चाहिए और लगाया भी जाता है, लेकिन इसको स्टेटमेंट के शुरू में भी लगाया जा सकता है ऑब्वियसनेस को रिफर करने के लिए। आपने पहले कोई स्टेटमेंट बोला, फिर उस स्टेटमेंट के बाद कोई दूसरा स्टेटमेंट बोला। अगर ये दूसरा स्टेटमेंट इसका कंक्लूजन है या कोई ऐसा रिलेशन है कि ये एक ऑब्वियस स्टेटमेंट है कि ऐसा होता है, तो आप कह सकते हो क्लियरली, क्लियर वे में ऐसा होता है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से ये निकल के आ रहा है कि हाँ क्लियर ऐसा होता ही होगा, क्लियर वे में। तो इस तरह के मीनिंग को देने के लिए, इस ऑब्वियसनेस को एक्सप्रेस करने के लिए आप क्लियरली लगा सकते हो किसी स्टेटमेंट से पहले। तो यहाँ पर किसी ऑब्वियसनेस को, इस तरह के कंक्लूजन को देने की आवश्यकता भी नहीं है, ये वर्ड भी यहाँ नहीं आना। नेवरदलेस, नेवरदलेस को आपने बहुत बार लगा हुआ देखा होगा। नेवरदलेस भी एक एडवर्ब ही है और नेवरदलेस, नेवरदलेस को किसी स्टेटमेंट से पहले लगाया जाता है ये बताने के लिए कि ये वाला स्टेटमेंट, यहाँ पर अगर आप नेवरदलेस लगा रहे हैं किसी स्टेटमेंट से पहले, नेवरदलेस को किसी स्टेटमेंट से पहले लगाया जाता है ये बताने के लिए कि ये स्टेटमेंट किसी दूसरी इंफॉर्मेशन के बावजूद भी हुआ है। मतलब पहले कोई ऐसा एक्शन हुआ होगा जिस एक्शन की वजह से ये वाला एक्शन नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये हो गया। तो ये बताने के लिए कि ये वाली एक्टिविटी, ये वाला एक्शन इस वाले एक्शन के बावजूद भी हो गया, डिस्पाइट दैट के मीनिंग को कन्वे करता है कि वो वाली जो एक्टिविटी हुई थी वो कुछ ऐसा हुआ था कि उसकी वजह से ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी ये हो गया। अगर ऐसे मीनिंग को रिफर करना है कि ये स्टेटमेंट किसी दूसरे एक्शन, ये वाला एक्शन किसी दूसरे एक्शन के बावजूद भी हो गया, तो आप यहाँ पर क्या लगा देते हैं? नेवरदलेस लगा देते हैं इस स्टेटमेंट से पहले। मैं सीधे सीधे फंक्शन बता रहा हूं। तो क्या ऐसा कोई मीनिंग है यहाँ पर? नहीं। एक्चुअली में हम यहाँ पर, मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि यहाँ पर हम अल्टरनेटिव को रिफर कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर फ्यूअर जॉब है तो यहाँ पर मोर जॉब्स हैं, ये इसके अल्टरनेटिव में है। इंस्टेड लगा दिया। आगे क्या लगा हुआ है, आगे चल लेते हैं। ठीक है, बिसाइड मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस हैव मेड इट इजियर फॉर पीपल टू और प्लस V1, यानी कि यहाँ पर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू कम्यूट, टू वर्क, कंप्यूट, टू वर्क, कम्युनिकेट, कैलकुलेट। देखिए कैलकुलेट का तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, और कैलकुलेट तो वैसे भी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर तो टू प्रीपोजिशन आ गया और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, वर्क नाउन, और यहाँ पर भी देखिए ये वर्क नाउन ही है। वर्क यहाँ पर वर्ब की तरह नहीं, नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। स्ट्रक्चर यही, इसीलिए तो मैं एनालिसिस सिखाता हूँ। वर्क वहां पर नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वो वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो कैलकुलेट तो यहाँ पर आने से रहा, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब चाहिए। कम्युनिकेशन का भी कोई सीन नहीं है, आप यहाँ पर किसी कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ कम्युनिकेशन की बात हुई है, लेकिन वो वहां पर हुई है,
मॉडर्न ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम जो है हैव मेड इट इजियर फॉर पीपल टू कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब भी कैलकुलेट ही होता है, किसी किसी क्वेश्चन के आंसर को मशीन की हेल्प से कैलकुलेट करना। कंप्यूट से ही बना है कंप्यूटर। कंप्यूटर वर्ब है, कंप्यूट वर्ब है और कंप्यूटर हो गया नाउन। कंप्यूट का मतलब हो जाता है टू कैलकुलेट एन आंसर यूजिंग मशीन, टू कैलकुलेट एन आंसर यूजिंग मशीन। तो क्या कंप्यूट करने की बात की गई है? ट्रांजिटिव वर्ब है, जब ट्रांजिटिव वर्ब आनी ही नहीं है तो हटा दो, कम्यूट यहां पर वर्ड आना है। कम्यूट का मतलब है टू मेक अ रेगुलर मूवमेंट फ्रॉम वर्क टू होम और होम टू वर्क। ये आपका ऑफिस है, यानी कि यहां पर आप काम करते हैं, और ये आपका होम है। तो आप क्या करते हैं? रेगुलर वे में रोज सुबह उठकर घर से ऑफिस, जो भी आपका टाइम है 9 बजे 9 AM पर, और रोज शाम को 5 बजे घर 5 PM पर। आप ये डेली करते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इसी एक्टिविटी को कम्यूट कहा जाता है। कम्यूट का मतलब है टू मेक अ रेगुलर जर्नी फ्रॉम वर्क टू होम और एंड होम टू वर्क। टू मेक अ रेगुलर जर्नी, जर्नी कहूं मैं, ट्रेवल ही कह देता हूं, या टू मेक अ रेगुलर मूवमेंट, है ना। ट्रेवल और जर्नी का थोड़ा सा मीनिंग अलग हो जाता है। टू मेक अ रेगुलर मूवमेंट फ्रॉम वर्क टू होम एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये होता है कम्यूट का। तो यही कहा जा रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट है, जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट है और जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, मेड इट इजियर फॉर पीपल टू कम्यूट। उसने जो कम्यूटिंग की एक्टिविटी है, ऑफिस से घर जाना और घर से ऑफिस आना, उसको आसान कर दिया है, इजियर कर दिया। कम्यूट टू वर्क और इवन वर्क फ्रॉम होम, वही जो वाइस वर्सा मैंने लिखवाया था। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द रिजल्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन इन द 21st सेंचुरी विल बी स्प्रेड सिटीज। फिर आगे इसी को क्लैरिफाई किया गया है। सिटीज आर ग्रोइंग फास्ट, कॉमा लगाया गया, बट ब्लैंक दिया गया है, फिर कॉमा लगाया गया, अवे फ्रॉम सिटी सेंटर्स एंड पीपल आर चूजिंग टू लिव 40, 50 और 60 किलोमीटर्स अवे। देखिए यहां पर ये जो फ्रेज आपको लगानी है, बट के बाद एक तो कुछ ऐसी लगानी है जो कि कॉन्ट्रास्टिंग नेचर की हो, क्योंकि बट लगा हुआ है, और फिर दूसरा ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, या इसको कोमा से अलग किया गया है। अब आप पूरे स्टेटमेंट के जरा मीनिंग को समझिए। द रिजल्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन इन द 21st सेंचुरी विल बी स्प्रेड सिटीज। स्प्रेड सिटी मतलब फैल रहे हैं। सिटीज आर ग्रोइंग फास्ट, ग्रो कर रहे हैं, बट डाउनवर्ड, आउटवर्ड्स, अपवर्ड्स, इनवर्ड। देखिए अगर ग्रो कर रहे हैं तो इनवर्ड तो कर नहीं रहे होंगे, कोई भी चीज इनवर्ड तो ग्रो करेगी नहीं। इनवर्ड ग्रो करने का मतलब तो आउटवर्ड ही करेगी। हाँ, अपवर्ड भी ग्रो कर सकती है कोई चीज, डाउनवर्ड भी ग्रो नहीं कर सकती। कोई चीज अगर ग्रो कर रही है तो या तो वो अपवर्ड करेगी या आउटवर्ड करेगी, इनवर्ड नहीं करेगी। तो दूसरे और तीसरे ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है, लेकिन आगे फिर क्लैरिफाई किया गया है, अवे फ्रॉम सिटी सेंटर्स। अगर ये आपका सिटी सेंटर है, ये आपका सिटी सेंटर है और इससे अवे फैल रहे हैं, डायरेक्शन उनकी इससे अवे है, दूर को है, तो वो क्या है? अपवर्ड फैल रहे हैं, सॉरी आउटवर्ड फैल रहे हैं, बाहर की तरफ को फैल रहे हैं। तो अपवर्ड यहां से भी खत्म हो गया। अवे फ्रॉम सिटी सेंटर से पीपल आर चूजिंग टू लिव 40, 50 और 60 किलोमीटर अवे। ये सिटी सेंटर है उनका, तो यहां से 40, 50, 60 किलोमीटर बाहर रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रीनर एनवायरनमेंट चाहते हैं, वो क्लीनर एनवायरनमेंट चाहते हैं, और कम्यूट करना उनके लिए आसान हो गया है। बहुत सारी चीजें हैं, और चूंकि जो उनकी जॉब्स है वो अब उनकी सर्विस इंडस्ट्रीज में है, टूरिज्म में, फूड डिलीवरी सेक्टर में है। ये सारे रीजन है उनके
आउटवर्ड मूव करने के। तो सिटी भी जो है ग्रोइंग कर रहे हैं, आउटवर्ड फैल रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं। तो यहां पर आ जाना चाहिए 25 का दूसरा ऑप्शन। बिल्कुल कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए ही इस तरह के क्रॉस टेस्ट किए जा सकते हैं। किसी आप धोखे में मत रहिए कि कोई आपको शॉर्टकट पकड़ा देगा और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 के 25 क्वेश्चन सही करने होते हैं। कोई एक आध क्वेश्चन वोकैबुलरी का ऐसा भी आ सकता है जो कि बहुत बाहर से आ जाए, कोई एक आध क्वेश्चन आपका छूट भी सकता है। वोकैबुलरी के क्वेश्चन ही छोड़े जाते हैं जो बहुत बाहर से आ जाते हैं, बिल्कुल अंदाजा भी हम नहीं लगा पा रहे हैं, उस तरह के क्वेश्चन छोड़े जाते हैं और वहां हमें नॉर्मलाइजेशन की हेल्प मिल जाती है। लेकिन तभी तो जब हमारे बाकी के 24 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट हो, और एक्यूरेट तभी होंगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। आप किसी शॉर्टकट पर डिपेंड ना रहकर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कीजिए। आप अपनी लर्निंग की जो प्रैक्टिस है, जो अप्रोच है, जो मेथड है, उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए। आपके पास दिमाग है और दिमाग में बहुत ताकत होती है, इसको लगाइए। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।